हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों मातृ हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने पहले 3 महीने में होने वाली तकलीफ़ों के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे आगे की प्रेगनेंसी के बारे में। चलो सपना, चौथे महीने पे पहुंच गए। अभी प्रेगनेंसी का अच्छा टाइम आ गया है, पेशेंट को वॉमिटिंग भी कम हो गई है, सब जी। घर पे खुश हैं। हाँ जी। अब हम और लोग उनके टेस्ट भी हो गए। टेस्ट भी हो गए, प्रेगनेंसी एंटी स्कैन नॉर्मल है, जी, डबल जी। मार्कर नॉर्मल है, बच्चा भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितने कितने महीने पे चेकअप करेंगे? जी, अभी हम लोग है ना चौथे महीने से 1 महीने में एक ही बार बुलाते हैं। और अगर उनका कोई टीन प्रेगनेंसी है या ब्लड प्रेशर है या और कोई इश्यूज है तो फिर 15 दिन हफ्ता वो डिपेंड करेगा केस टू केस। बट नॉर्मल पेशेंट्स में महीने में एक बार बुलाया जाता है, चौथे, पाँचवें और छठे महीने में, 7वें महीने तक। 8वें महीने में हम उनको 15-15 दिन में बुलाते हैं और डिलीवरी के 1 महीने पहले, जैसे 9वें महीना जैसे ही लगता है, हम उनको हफ्ते हफ्ते में बुलाते हैं। और ये सब हमारे लिए चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चेकअप्स में हम पेशेंट को ओवरऑल देखते हैं, उनका कितना वजन बढ़ रहा है, कि उनका ब्लड प्रेशर कैसा है और उनका ओवरऑल बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, जो हम चेकअप्स में करते हैं। और उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं और उनका ओवरऑल डाइट कैसा है, वो हम ध्यान रखते हैं। हाइड्रेशन कैसा है, वो सप्लीमेंट्स और विटामिन सब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और ये सब हमको हर विजिट्स में चेक करना रहता है। कौन सी मेडिसिन देंगे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन चौथे महीने से कौन सी होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है आयरन। बहुत अच्छे। क्योंकि पहले 3 महीने में पेशेंट को वॉमिट हो रही है, घबराहट हो रही है, तो हम नहीं दे पाते हैं। कई बार अभी इंडियन फीमेल्स में तो हीमोग्लोबिन वैसे भी कम होता है, और जब जैसे अभी हमने सब रिपोर्ट्स की बात करी तो हमको पता पड़ जाता है, 8 वीक्स पे पता पड़ जाता है कि इनका तो 7 ही है, 8 ग्राम्स ही है, 9 ग्राम्स ही है। तभी पेशेंट एकदम चिंता करने लग जाते हैं कि सर हमारा हीमोग्लोबिन इतना कम है, हम क्या करें, कौन सी दवाई ले, कौन से इंजेक्शंस लगाए। और कई लोग तो ब्लड चढ़ाने की बात करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर हम लोग दवाई 3 महीने के बाद, जब उनकी घबराहट उल्टी कम हो जाती है, तब चालू करते हैं। हम पेशेंट को समझाते हैं कि अभी आपकी डिलीवरी को टाइम है, डिलीवरी को टाइम है, इसलिए हमारे पास और 6 से 7 महीने हैं। और इसमें हम आपको आयरन की टैबलेट्स, और अगर आयरन की टैबलेट्स सूट नहीं होगी तो ही आयरन के इंजेक्शंस, और इससे आपका खुद का खून बनेगा, आपको खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आयरन सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वन ऑफ द मेडिसिन। WHO ने भी ये कहा है कि 100 डेज प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट्स जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक पैरासाइट होता है, फीटस, वो माँ से सब कुछ ले लेता है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिलीवरी माँ में हीमोग्लोबिन की कमी दिखती है। अभी कई बार हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका हीमोग्लोबिन 11 या 12 था, लेकिन हमारे यहाँ एक रूटीन है कि हम डिलीवरी के 1 से 1.5 महीने पहले हीमोग्लोबिन फिर से टेस्ट करते हैं, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा कम है तो बीच में भी रिपीट करवाते हैं। और उसमें हमने देखने में आया कि जिनका 11-12 था, उनका 9 और 8 भी पहुँच जाता है, अगर वो कुछ नहीं ले रहे होते हैं। यही मैं इसी से बारे में पूछने वाला था। कुछ पेशेंट का 12 हीमोग्लोबिन होता है, वो बोलते हैं सर हमको हीमोग्लोबिन आयरन की Yes. टैबलेट की क्या ज़रूरत है। बच्चा आयरन माँ से लेता है तो वो माँ के स्टोर्स कम होते हैं, इसलिए आयरन की ज़रूरत है। अच्छा, आयरन की टैबलेट सूट नहीं हो रही है, फिर क्या करेंगे? इंजेक्शन आपने बोला, जी जी। डायरेक्ट आयरन के इंजेक्शन दे देंगे या फिर ब्रांड चेंज करके देखेंगे कभी आयरन कभी? के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। इनका एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग टाइप के आते हैं। फेरस है, सल्फेट, जो गवर्नमेंट सेटअप में अलग आता है, प्राइवेट में 3-4 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स चेंज करके ट्राई करते हैं। उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की टैबलेट के साथ कोई भी दूसरी टैबलेट ऐड ऑन नहीं करनी चाहिए। अगर कैल्शियम की टैबलेट आयरन के साथ दे दी जाए तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है, वो भी हम अभी बात करेंगे आगे। इसे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये रात को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रात को वो एसिडिटी और घबराहट, हमको सबको पता है कि आयरन की टैबलेट लाल कलर की गोली, मतलब खून बढ़ाने वाली गोली, और उससे एसिडिटी, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक कलर के स्टूल्स, ये तो होते ही हैं। बट कुछ लोगों को बिल्कुल ही सहन नहीं होती है, वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। और आइडियली आयरन की गोलियां भूखे पेट लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि एसिडिक मीडियम, जो पेट खाली और पेट में एसिड है, तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली पेट जब आप ये गोली लेते हैं तो वो और ज़्यादा छाती में जलन और एसिडिटी करती है। इसलिए अभी हमारी प्रैक्टिस में हम लोग पेशेंट्स को आयरन की टैबलेट दोपहर का खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद देते हैं, और उसमें वो लोग काफ़ी हैप्पी हैं और ले भी पा रहे हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिससे बॉडी में आयरन बढ़ता है? इंडियन वेजिटेरियन डाइट। यस, अभी हम सब इंडियन वेजिटेरियन डाइट की बात कर रहे हैं, और ये हम लोग चौथे महीने से बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नींबू पानी, विटामिन सी। देखिए, खून बढ़ाने के लिए सिर्फ अकेला आयरन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन और विटामिन सी, ये चारों चीज़ों से मिलके हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसलिए हम लोग ये सारी टैबलेट देते हैं लोगों को। लोग कभी फॉलिक एसिड जो पहले से ले रहे हैं तो वो तो हेल्प कर ही रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको तो हम फर्स्ट विजिट से फॉलिक एसिड और विटामिन B12 उनको
चालू ही है। और जो आयरन है वो हमने 4th मंथ से उनको ऐड कर दिया है। अब जो विटामिन सी है ये ऑप्शनल है, अगर जिन लोग नींबू पानी जो पी पाते हैं, क्योंकि फ्रेश नींबू पानी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप बराबर। नमक और चीनी की मत डालिए, सिंपल सादा नींबू पानी कई बार पीजिए, वो आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, आपका पेशाब साफ रखेगा और आपको विटामिन सी भी मिलेगा। ये तो मेन चीज़ ही है वही। इसके अलावा दूसरा सिंपल चीज़ जो घर में हम कर सकते हैं, अनार के दाने। अनार का सीज़न आता है आजकल, तो 12 महीने हमको फ्रूट्स मिलते हैं। एक अनार रोज आप चबा के खाइए। कई लोग बोलते हैं जूस बना के पीना है, जूस बना के पीना है तो पीजिए, बट उसको सिंपल रखिए। जितना आप अनार के दाने चबा के खाएंगे आपको फाइबर मिलेगा और वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, तो फाइबर ज़्यादा बेटर है। नींबू पानी आपका हाइड्रेशन बना के रखेगा, आपका यूरिन क्लियर करेगा। अगेन तीसरी चीज़ हम बोलते हैं खजूर। खजूर एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो फिर से वही सवाल आ जाता है, गर्म पड़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं एक पैकेट लाइए और एक दिन में एक ही खजूर खाना है। एक खजूर कभी प्रेगनेंसी में गर्म नहीं पड़ेगा, अगर वो बराबर क्वांटिटी में लिया जा रहा है तो वो प्रेगनेंसी को हार्म नहीं करेगा। और हरी सब्जियां, मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी रोटी प्लेन नहीं होना चाहिए। रोटी में आप पालक काट के डालिए, मेथी काट के डालिए, हरे धनिया की चटनी का तो जवाब ही नहीं है, उसके अंदर पुदीना, नींबू और गुड़। और सबसे लास्ट चीज़ पे जो हमारे इनकी रजत की एकदम फेवरेट चीज़ है, आप ही बताइए उसके बारे में। बीट रूट बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है और हम लोग ने अपने प्रैक्टिस में देखा है, काफ़ी लोगों को, पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अच्छा, ये इतना सब बता रही है, इसने आयरन की टेबलेट नहीं ली थी प्रेगनेंसी में। चिक्की, गुड़ और मूंगफली की चिक्की जो आती है, एक पीस सुबह शाम लेने से वंडरफुल है। मैं करमसद में मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, वहाँ उन लोगों ने एक चिक्की प्रोजेक्ट किया था, लोगों का हीमोग्लोबिन टेस्ट करने का 12 हफ्ते का चिक्की दिया था और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, वंडरफुल थिंग। लेकिन अगेन लोग बोलते हैं गुड़ की बाधा है, ये नहीं ले सकते। ये हम लोग एड ऑन्स रखते हैं, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो उससे और सपोर्टिव रहेगा। लेकिन ये सब बोल रही है, इसने आयरन का टैबलेट लिया नहीं था, इसको हम लोग आयरन के इंजेक्शन देते थे। तो सपना, आयरन के इंजेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, डोज कैसे कैलकुलेट आयरन करते के हैं? इंजेक्शंस में भी अलग अलग ब्रांड्स आते हैं और मॉलिक्यूल अलग आते हैं। अभी तक आयरन सुक्रोज यूज़ करते थे, अभी कार्बोक्सी माल्टेज आ गया है। आयरन के इंजेक्शंस बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन होने के चांस रहते हैं अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया। हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ देते हैं, स्लोली देते हैं और 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम पेशेंट का डोज रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। हम लोग हमारे मैनेजमेंट को देखते हैं कि जिन पेशेंट्स को अगर गोली सूट हो रही है और डिलीवरी को टाइम है तो प्रिफरेबली वो गोली और ये डाइट और ये फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन सी के साथ हम उनको मैनेज करते हैं। लेकिन अगर जिनका डिलीवरी एकदम होने वाला है, 1 मंथ ही बचा है, तो हम लोग आयरन के इंजेक्शन देते हैं। लेकिन अगेन हमको ये जैसे इंजेक्शन इन्होंने बताया, एलर्जिक रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो वो भी हमको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है। हम लोग यूजुअली ब्लड प्रेफर नहीं करते प्रेगनेंसी के पीरियड में, इवन प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं करते। ब्लड शुड बी रिजर्व फॉर ओनली एक्सट्रीम इमरजेंसीज इन लेबर व्हेन देयर इज एक्सट्रीमली हाई ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तभी ब्लड देते हैं, बाकी यूजुअली ब्लड देने का प्रेफर हमारा नहीं करते टारगेट रहता है कि सारे ही पेशेंट्स का जो हीमोग्लोबिन है अराउंड डिलीवरी 10-11 के आसपास, 11 के Yes. आसपास रहे। ये तो हुई हमारी आयरन की बात। कितने हफ्ते में, कोई पूछे मेरे को टैबलेट से अच्छा आयरन बढ़ता है या इंजेक्शन से अच्छा आयरन बढ़ता है, कौन सा अच्छा है? इंजेक्शन से तो ऑफकोर्स बढ़ता ही है, क्योंकि वो तो लोडिंग डोज है। अभी हमने क्या करा, पेशेंट को 3 पत्ते दे दिए, 30 गोली दे दी, अब आप 1 महीने बाद आना। कई बार पेशेंट पूरी दवाइयाँ ऐसी की ऐसी ही लेके आते हैं, उन्हें एक भी नहीं ली। जब कंप्लायंस ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगा? अगर पेशेंट टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ले रहा है तो दोनों में बराबर हीमोग्लोबिन बढ़ता है, 0.5 ग्राम पर वीक के हिसाब से दोनों में बराबर बढ़ता है। हम लोग यूजुअली फेरस फ्यूमरेट मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट आयरन की गोली ले रहा है कि नहीं। खाली आप उससे ये मत पूछो गोली ले रहे हो कि नहीं, ये पूछो कि स्टूल का कलर, लेट्रिन का कलर कौन सा है। अगर वो डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक है तो समझ लेने का कि आयरन वो ले रहा है। चलो, कैल्शियम क्यों देते हैं हम लोग प्रेगनेंसी में? पहले तो हमने आयरन की बात कर ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है सफ़ेद गोली। सफ़ेद गोली मतलब कैल्शियम। तो बच्चे के विकास और माँ की हड्डियों के लिए भी जो कैल्शियम है 1000 से 1200 मिलीग्राम की ज़रूरत है। और ये चीज़ हमारी रूटीन डाइट से फुलफिल नहीं हो सकती। हम बोलते हैं 1 गिलास दूध पी लो या 2 गिलास दूध पी लो, दही खा लो, छाछ ले लो, थोड़ा सा पनीर ले लो, बट इसके बाद भी 500 मिलीग्राम की कम से कम, मतलब इतना एक टैबलेट पर डे की रिक्वायरमेंट तो फिर भी रहती है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहती है। और इनफैक्ट डिलीवरी के बाद तो बच्चे को जब माँ दूध पिला रही तब और भी ज़्यादा रहती है। और कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल विटामिन डी में सबको कमी है, कोई भी धूप में नहीं बैठ रहा है, तो कैल्शियम विटामिन डी की गोलियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं। आप, मैं, सब हम लोग एसी में बैठते हैं, धूप में पहले ज़माने में खेलते थे, वैसे नहीं खेलते हैं।
नॉर्मली ऐसा बोलते हैं 11 से 1 का टाइम विटामिन डी के लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग बाहर बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग प्रोटीन पाउडर के लिए बहुत इंसिस्ट करते हैं प्रेगनेंसी में, क्या फ़ायदा है और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक प्रोटीन तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि पहले 3 महीने में तो हमने आपको बता दिया कि आपको जो खाना है खाइए, लेकिन अब चौथे महीने से हम बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट बढ़ानी है। और इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ कि आपको प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना नहीं खाना है, क्योंकि जैसे ही वो हुआ है सब सुबह आलू के पराठे, दोपहर में रोटी दाल चावल और शाम को फिर बढ़िया सा कुछ टेस्टी बना के खा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी में हमको सिर्फ और सिर्फ 300 कैलोरीज पूरे दिन में एक्स्ट्रा चाहिए होती है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि हमको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, क्योंकि बच्चे का जो फीटस का डेवलपमेंट है, ओवरऑल ग्रोथ, उसके लिए प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं दालें। आप अपनी एवरीडे दाल को इनकॉर्पोरेट करिए, दाल में वेजिटेबल्स डालिए। अगेन सबसे अच्छे स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज, क्योंकि अंकुरित करने से उनमें वैसे भी प्रोटीन का कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। अब जो स्प्राउट्स होते हैं वो आप ट्राई करिए कि ब्रेकफास्ट के लिए रखिए, आप रात को मत खाइए, क्योंकि रात को वो बहुत ज़्यादा गैस करते हैं, पेट फूला फूला हो जाता है। और स्प्राउट्स को 1 सीटी या 2 सीटी थोड़ा पका के खाइए, कच्चा मत खाइए। कच्चा मत खाएं, हाँ। कच्चा मत खाइए एकदम ही। तो स्प्राउट्स आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, वो आपको प्रोटीन देगा। 1 से 2 ग्लास आप मतलब 500 ml तक का मिल्क इंटेक, लो फैट इंटेक आप रखिए। उसमें आपका दही हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, जिनको जिस तरीके से भी वो सूट करता है। और इसके अलावा पनीर एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बट हर चीज़ हमको कंट्रोल वे में लेनी है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें खानी है। और जो प्रोटीन पाउडर है वो भी हमको सप्लीमेंट्स चालू करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा तो प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट की तरह आप ऐड ऑन करिए, जो आपकी एक बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो 50 से 60 ग्राम पर डे की मिनिमम होती है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, तो वो पूरी होती है। कुछ लोग प्रोटीन पाउडर नहीं ले पाते हैं, उनके लिए प्रोटीन टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं या फिर प्रोटीन के इंजेक्शंस भी आते हैं अमीनो एसिड्स के, वो सब बात प्रोटीन के बिस्किट्स भी हैं, बट कुछ ना कुछ करके जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको ये स्पेसिफिक लेना चाहिए। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस है वो अंडा खा सकते हैं, अंडा इज़ वेरी गुड, दिन के 2 भी खा सकते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आपको बॉडी में सूट हो रहा है कि नहीं। बॉयल्ड एग इज़ प्रेफरेबल रादर देन ऑमलेट्स। अच्छा, ये बताओ, कल वो जो पेशेंट आई थी 5 किलो वजन बढ़ा के आ गई थी 15 दिन में जी। प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना चाहिए, कितना ज़्यादा वजन बढ़ जाए तो हानिकारक होता है, ये बताओ थोड़ा। कई बार क्या होता है, हम पेशेंट को महीने के बाद बुलाते हैं, वो 1.5 महीने के बाद आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन आगे पीछे बरसात है या बाहर गए हुए तो चलेगा, लेकिन है ना आप आइए चेकअप्स के लिए, क्योंकि जैसे ही पेशेंट हमारे कैबिन में वॉक करता है ना, उससे हमको पता पड़ जाता है कि हाउ इज़ दिस। बहुत सारी चीज़ें हमको पेशेंट को देख के ही समझ में आ जाती है। और अचानक से देखते हैं कि भाई कांटे पे उनका 5 किलो वजन बढ़ गया है 1 महीने में। चौथे महीने से, जो कि पहले 3 महीने में तो घबराहट उल्टी हो रही है तो वजन बढ़ नहीं रहा है, उल्टा कुछ लोगों का कम भी हो रहा है, 1 से 1.5 किलो भी कम हो जाता है, 3 किलो भी कम हो जाता है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हार्मोन्स की वजह से चल रहा है। लेकिन चौथे महीने से आपको भूख भी लगेगी और ज़्यादा ही लगेगी और वज़न बढ़ना शुरू होगा। और 1 महीने में हमारा टारगेट होता है 1 से 1.5 किलो का टारगेट होता है, 2 से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। और अगेन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी बॉडी मास इंडेक्स कैसा है। अभी कुछ महिलाएं हैं जो अंडर वेट है, लाइक लेस देन 40 kg, प्रेगनेंसी के पहले भी वो इतना कम है तो वो आराम से महीने में 2 किलो वजन बढ़ा सकते हैं, वो अच्छे से खा सकते हैं। बट रोटी चावल खाने से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, और जैसे अभी हमने सब्सटेंसेस की बात करी, ये सब आपके डाइट में एवरी डे लेना पड़ेगा। हर मील में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रोटीन ले रहे हो। और उन लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ज़्यादा लेने चाहिए। वज़न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूजन के कारण कभी कभी वज़न बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है, और सूजन ब्लड प्रेशर बढ़ने का पहला सिम्टम होता है, तो उससे हमको ज़्यादा आइडिया आता है। और माँ का वज़न बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। माँ का वज़न बढ़ने से बच्चे को ज़्यादा खतरा होने के चांसेस रहते हैं अगर ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप हो जाता है। इसलिए वज़न को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 11 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, 5-5 किलो वज़न दूसरी और तीसरी तिमाही में, और आधे से 1 किलो वज़न पहली तिमाही में। परफेक्ट। अच्छा, ये बताओ, आप वर्किंग वीमेन हो, प्रेगनेंसी में कितना काम कर सकते हैं, कब तक काम कर सकते हैं, कब काम बंद करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही नॉर्मल केस है आपको कोई ऐसा मेजर सूजन नहीं है, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है, कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है। कई बार ये प्लेसेंटा प्रीविया होती है कि जिनकी प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के आसपास होती हैं,
तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है कि आप जो वर्क प्लेस पे कम्यूट कर रहे हो, जहाँ पहुँच रहे हो, वो ध्यान रखना है कि आप आराम से वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ जो टाइप ऑफ वर्क कर रहे हो उसमें बहुत थकना नहीं है, बीच बीच में आप बैठ जाइए या फिर बैठने का काम आप शिफ्ट कर लीजिए। आपसे अगर पूरा 8 घंटे नहीं हो रहा है तो आप पार्ट टाइम ले लीजिए, क्योंकि आप बहुत थकेंगे तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और बिल्कुल डिलीवरी के 9वें महीने तक हम बोलते हैं काम करिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ही है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, और ट्विंस है, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर है तो आपको आराम नहीं मिल रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर उस केस में हम उनको रेस्ट्रिक्ट करवाते हैं। कई बार लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं जिनका कंप्यूटर वर्क है। तो नॉर्मली 4 व्हीलर पे एडवाइस करते हैं रोड पे ज़्यादा खड्डे खबड़े नहीं हो, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट स्लो नहीं करना है, सडन ब्रेकिंग नहीं करना है, ऐसा एडवाइस करते हैं। और अगर हैवी फिजिकल वर्क नहीं है तो वो ऑलमोस्ट जैसे सपना ने बोला टिल डिलीवरी तक कर सकते हैं। उसका मेन रीज़न है क्योंकि बच्चे के डिलीवरी होने के बाद बच्चे के साथ माँ को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, और सारे लोगों को मोस्टली गवर्नमेंट 180 डेज़ की मैटरनिटी लीव देती है, तो इट इज़ बेटर कि वो डिलीवरी के बाद हो। अच्छा, सोना कौन सी साइड चाहिए? सीधा सोना चाहिए, राइट साइड सोना चाहिए, या लेफ्ट साइड सोना चाहिए, और क्यों? शुरू के 3 महीने में तो ये बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चौथे पाँचवें महीने से हम उनको बोलने लगते हैं कि आप लेफ़्ट साइड में सोइए। और सब लोग पूछते हैं कि मैडम आप बार बार लेफ़्ट साइड क्यों बोलते हो? तो लेफ़्ट साइड का बहुत ही एक लॉजिक है कि अभी क्या हो रहा है, चौथे पाँचवें महीने से बच्चेदानी बढ़ रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है और बच्चेदानी भी ग्रो कर रही है। और हमारी जो पाँव का जो खून होता है, हमारे लेग्स का जो ब्लड फ्लो होता है, वो सारा हमारा राइट साइड ऑफ बॉडी से, जो मेजर वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, जो पाँव का खून हमारे हार्ट में लेके जाती है, वो एक्चुअली राइट साइड में होती है। अब बच्चेदानी का जो दबाव राइट साइड पे पड़ता है, अगर आप राइट साइड सोएंगे तो पूरी बच्चेदानी का प्रेशर राइट साइड पे उन नलियों को चोक कर देगा, जिसकी वजह से पाँव में सूजन बढ़ेगी, हार्ट में खून कम पहुंचेगा और बच्चे को भी सर्कुलेशन कम मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको लेफ़्ट साइड सोना है। उससे आपकी बच्चेदानी 15 से 20 डिग्री टिल्ट इज इनफ, पूरा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का सा एक तकिया लगा सकते हैं। आप लेफ़्ट साइड सोएंगे तो बच्चेदानी लेफ़्ट साइड में चली जाएगी, तो वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, सारा सर्कुलेशन माँ का और इनफैक्ट बच्चे का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो इनफैक्ट आप खुद भी करके देखिए और महसूस करिए कि आपके पाँव की सूजन उतरने लग जाती है। मतलब उसका टेक होम मैसेज है कि सीधा बिल्कुल नहीं सोना है कमर के ऊपर, लेफ्ट साइड ही प्रोमिनेंट सोना है 95% ऑफ द टाइम्स। उससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसका ग्रोथ में इम्प्रूव होता है, पैर में सूजन कम आती है और ब्लड प्रेशर कम बढ़ता है। कभी कभी राइट साइड सो सकते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जैसा स्ट्रेच मार्क बहुत सारे, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क तो होगा ही, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? और वो मार्केट में जो ये बायो ऑयल और ये सारी क्रीम्स और ऑयल्स आते हैं, उसका कितना फ़ायदा है, और आप क्या करते हो पेशेंट्स के लिए स्ट्रेच मार्क के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स तो होंगे, क्योंकि बच्चेदानी जब बड़ी होगी तो चमड़ी भी खींचेगी और जो स्किन के फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, कोलाजन फाइबर्स टूट जाते हैं और उसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। लेकिन अब ये इस बात पर, और जिनकी ट्विन प्रेगनेंसीज है तो उनमें तो 2 बच्चे हैं तो स्किन और ज़्यादा खिंचाएगी, तो इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपना कंट्रोल्ड वेट गेन करेंगे, जैसे अभी 1 महीने में 5 किलो बढ़ा के आ गए, तो वो तो इनफैक्ट प्रेगनेंसी क्या, जो नॉर्मल लेडीज़ है उनमें भी स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं जिनको ज़्यादा ओबेसिटी होता है। तो वो तो स्किन के नीचे जो फैट आप जितना खा रहे हैं उसके नीचे, स्किन के नीचे जो फैट जमा हो रहा है, उसकी वजह से स्किन के फाइबर स्ट्रेच हो रहे हैं और टूट रहे हैं और वो कभी जुड़ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना कंट्रोल्ड वेट गेन रखिए, अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखिए, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लीजिए और नॉर्मल लीजिए। और इसके साथ ही जो स्ट्रेच मार्क क्रीम्स है या ऑयल्स हैं या ऑइंटमेंट्स है या पेट्रोलियम जेली है, ये अपने को अप्लाई करते रहना, स्पेशली हमारे पेट के भाग में, थाइस पे, आर्म्स पे, ब्रेस्ट पे, जहाँ पे वो बढ़ रहा है, तो वो उसको नरिश करता रहेगा, हाइड्रेट करता रहेगा, स्किन के हाइड्रेशन को बनाए रखेगा। मतलब इसका टेक होम मैसेज ये है कि कोई भी एक क्रीम या ऑयल काम नहीं करती है। आप कोई भी एलोवेरा, मॉइस्चराइज़र और पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, वो खुजली में रिलीव करेगा, खुजली के कारण आपके मार्क्स कम होंगे। बाकी डार्क स्किन वालों को थोड़े से कम होते हैं, लाइट स्किन वालों को थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको एक्सरसाइज करनी है 7वें महीने से 6ठे महीने से, तो कौन सी एक्सरसाइज और योगा उनको एडवाइस करें? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप प्रेगनेंसी के पहले एक्सरसाइज कर रहे थे? बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो लोग प्रेगनेंसी के पहले एक्सरसाइज कर रहे थे वो उनकी बॉडी उन एक्सरसाइजेस के लिए एडजस्टेड है। सही बात। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका बॉडी में आदत है उस चीज़ की। अभी अचानक से बच्चा रुक गया है और हमको अब एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो सिंपल प्लेन वॉकिंग सबसे ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके शूज़,
हील्स तो बिल्कुल भी पहनना ही नहीं चाहिए वॉकिंग के समय या घर में या वर्क प्लेस पे भी। आप प्लेन फ्लैट शूज़ पहनिए जो बिल्कुल कंफर्टेबल है, ताकि आपके पाँव में मोच आने का या फॉल गिरने का कोई भी चांस ना रहे या स्लिप होने का चांस नहीं रहे। सिंपल हल्का वॉकिंग घर में कर सकते हैं, आसपास की सोसाइटीज़ में कर सकते हैं। रेनी सीजन में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ पाँव स्लिप हो सकता है। और बाकी हल्के हल्के जो अपर बॉडी एक्सरसाइजेस होते हैं, लाइक शोल्डर रोटेशन है, नेक रोटेशन है, और जो मैं सूक्ष्म व्यायाम होते हैं इस तरह के, जो उंगलियां हो गई, ये सब आपके पॉट से, ये सब ये माइनर सूक्ष्म व्यायाम, ये तो आप रोज़ आराम से कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज हम लोग इसलिए एडवाइस नहीं करते क्योंकि एक्सरसाइज में अगर कुछ स्प्रेन हो गया, कुछ चोट लग गई, कुछ मसल खिंच गई, तो हम लोग प्रेगनेंसी में पेन किलर यूजुअली दे नहीं सकते हैं। तो पेन किलर नहीं देंगे तो पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होगा। अच्छा, आपको पता है एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं लोग करने के लिए? मेरा अगला सवाल है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोगों का ऐसा मानना है कि एक्सरसाइज करेंगे, कुछ व्यायाम करेंगे, कुछ योगासन करेंगे तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, एक्सरसाइज में मैं एक पॉइंट और ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को डिस्कस करना पड़ेगा कि ऐसे कोई हाई रिस्क फैक्टर है कि उनको एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। पहले आप पहला सवाल उनसे ये पूछिए, क्योंकि आपकी केस से रिलेटेड अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह पे बैठी हुई है, आपका आगे का सिजेरियन है, ओवरऑल कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या ब्लीडिंग का कोई भी रिस्क है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ट्विन प्रेगनेंसी से आपकी शॉर्ट सर्विक्स है, मतलब बच्चेदानी का मुंह छोटा है, या पहले से किसी को टाँका लिया हुआ है, सर्वाइकल स्टिच कभी कभी लेने पड़ जाते हैं, या उनकी कोई अजीब सी बच्चेदानी है, तो इस तरह के पेशेंट्स को तो स्ट्रिक्टली नो है एक्सरसाइजेस के लिए। लेकिन इससे पहले ये डिस्कस करिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने जो सिंपल वॉकिंग और सूक्ष्म व्यायाम बोले, ये सब लोग नॉर्मल पेशेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है तो दैट हैज़ टू बी ओनली एंड ओनली अंडर गाइडेंस। प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट हो, ट्रेनर हो। घर में अकेले नहीं करना है। आप कल से गिर गए, फॉल हो गया, घर में कोई नहीं है, ब्लीडिंग चालू हो गया, तो बहुत तकलीफ हो सकती है। वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं एडवाइस करते। नॉर्मल डिलीवरी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी का रेट बढ़ाने के लिए, चांसेस बढ़ जाए उसके लिए क्या कर सकते हैं? जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, एकदम नॉर्मल केस है, बच्चे का ग्रोथ बराबर है, पानी ठीक है, तो हम डिलीवरी की जो तारीख होती है उससे 8 से 10 दिन पहले हम चेक करते हैं कि उनका सब कुछ, बच्चा मैच्योर हो गया है, बच्चे का वेट ठीक हो गया है, और अब पेशेंट की डिलीवरी हो तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ निकलेंगे। तो हम 8 से 10 दिन पहले उनको, हमने जैसे हमारा पहली वीडियो में पहले सवाल के साथ जो शुरू करा था, पपीता, तो जो कॉमनली मार्केट्स में अवेलेबल भी है और सभी लोगों ने सुना भी है, हम पपीता खाने का बोलते हैं, लेकिन पपीते से बेटर होता है कैस्टर ऑयल, दिवेल बोला जाता है। और 1 चमची 2 चमची दूध में, पानी में, चाय में, जैसे भी लेना है आप वो चालू कर सकते हैं, बट कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं करना है पपीता भी खा लिया, दिवेल भी पी लिया, खूब सारा लूज मोशन हो गया। तो ये क्या करता है, दिवेल और ये पपीता क्या करता है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ाता है और जो यूट्रस को इरिटेट करता है और लेबर पेन स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अगर खुद से लेबर पेन उठता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और करते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं। मतलब जब डिलीवरी का तारीख नज़दीक आता है तो उसके 2-3 दिन पहले हम लोग स्ट्रिपिंग करते हैं, पीवी एग्जामिनेशन करके सर्विक्स और में से मेम्ब्रेन्स को सेपरेट करते हैं, तो उससे 1 या 2 दिन के बाद पेन्स बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, स्क्वाट्स करना है, मतलब नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करना है। पुराने ज़माने के लोग जैसा करते थे, वो स्क्वाट्स करने से बच्चा नीचे आने का चांसेस बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में बहुत एक्सरसाइज किया फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, उसका आप क्या बोलेंगे? नहीं, एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। माँ का पेल्विस कैसा है, मदर का पेल्विस, अभी मदर की हाइट कितनी है, 140 सेंटीमीटर है, 150 है कि 160 है, तीनों का ही मैनेजमेंट अलग है। अगेन आपका बच्चा कितना हेल्दी है, 2.5 किलो का बच्चा है, 3 का है या 3.5 का है, आपके बच्चे का माथा कितना बड़ा है, इसको हम बाई पैराइटल डायमीटर बोलते हैं। वो मदर और बच्चे का पेल्विस, मदर की पेल्विस और बच्चे के माथे का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो माथा बच्चे के, माँ के पेल्विस के अंदर जा रहा है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो 9वें महीने में हम बार बार चेक करके असेस करते हैं कि बच्चे का माथा माँ के पेल्विस के अंदर एंगेजमेंट हो रहा है कि नहीं। ये हमारा मेडिकल चेकअप्स में हमारा ये मेन चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगेन नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जितना, जैसे आपने बोला कि नेचुरल लेबर पेन उठेगा, तो वो हम कैस्टर ऑयल और स्ट्रिपिंग और स्क्वैट्स, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करना, ये तो हम प्रोसेस चालू कर ही रहे हैं। लेकिन अगर डिलीवरी की तारीख तक अगर लेबर पेन नहीं चालू हुआ तो ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे दिन राह देख सकते हैं। हम लोग पेशेंट को फिर से असेस करते हैं सोनोग्राफी से, अगर पानी बराबर है, बच्चे का ओवरऑल डॉपलर फ्लो, सीपी रेशियो की एक हमारी बात होती है, डॉपलर अगर उनका नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है तो हम 1 से 2 दिन या 3-4 दिन हम मैक्सिमम वेट करके देख सकते हैं।
ये जो मैडम ने बोला कि डेट ऊपर चलेगी, उसको हमारी भाषा में पोस्ट डेट बोलते हैं। अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो भी दे रखी है उसके ऊपर हम लोग 3 से 5 दिन तक वेट कर सकते हैं। मैं बुक्स में लिखा है 41 वीक्स तक वेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग 40 वीक्स 3 डेज़, 40 वीक्स 4 डेज़ तक वेट करते हैं। अगर पेशेंट को पेन नहीं स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको एडमिट करके दर्द उठाने की दवाइयाँ या इंजेक्शन चालू करते हैं। अच्छा, वो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए नीचे का जो पेल्विस में एक पेल्विक फ्लोर करके एक लेवेटर एनाई मसल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पिछले 10, 15, 20 सालों में मैंने ये देखा है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की जो फीमेल्स होती हैं वो यूजुअली घर में बचपन से काम नहीं करते हैं नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करने का। ये जो क्लास 3, क्लास 4 जो लोग होते हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका पेल्विक फ्लोर बहुत ढीला होता है, लूज़ होता है, और वो पेल्विक फ्लोर बच्चे को नीचे आने से रोकता है अगर वो टाइट हो। बार बार स्क्वाट्स करने से, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करने से, वो 10, 15, 20 सालों से जो करने से वो लूज़ होता है और बच्चा नीचे आने में मदद होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को कमर दर्द की बहुत शिकायत रहती है, आपको भी थी, क्या करते हैं उसके लिए? प्रेगनेंसी में कमर दर्द नॉर्मली 7वें 8वें महीने से ज़्यादा महसूस होता है और एक शुरू के 3 महीने भी रहता है। तो जैसे जैसे बच्चेदानी, इसमें एक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ रही है, बच्चा ग्रो हो रहा है, तो हमारा बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऐसे हो जाता है। हम लोग बैक में क्या होता है, हमारे बोन्स का सपोर्ट नहीं रहता है, मसल्स ज़्यादा रहते हैं, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, तो हमारा जो चलने का पॉस्चर है, बैठने का पॉस्चर है, वो सब चेंज हो जाता है। उसकी वजह से ये बैक में जो मसल्स है उनमें स्पैज़म होने लग जाता है। तो ये उसका कारण है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपका जो ओवरऑल पूरे दिन का पॉस्चर है, आप बैठ रहे हो तो पीछे पिलो लगा सकते हैं, पाँव में सूजन ना आए उसके लिए पाँव के नीचे 2 स्टूल लगा सकते हैं, रात को सोते समय 2 तकिए लगा सकते हैं, हल्का सा ऊंचा कर सकते हैं, और हल्का हल्का जो सूक्ष्म व्यायाम की हम बात कर रहे थे, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। इसलिए खासतौर से जो वर्किंग फीमेल्स होती है वो दिन भर इधर से उधर मूव करती रहती हैं, तो वो रहता है। साथ में अगर बैकएक होता है तो मूव, आयोडेक्स, गर्म पानी की थैली, कोई भी तेल का मसाज, ये सब हम साथ में कर सकते हैं। मतलब वो जैसे पोस्चर का इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ नीचे गिर गई तो तुरंत ऐसे झुक के नहीं उठाना है, आप दोनों नीज अपने बैंड करेंगे और फिर ही उठाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा, प्रेगनेंसी में जैसे मैंने आगे बोला, हमको पेन किलर नहीं देना चाहिए, अगर किसी को कुछ दुख रहा हो तो क्या देना चाहिए? जी, कई बार यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरी बहू को बुखार आ रहा और मैंने है ना डैनपी दे दी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल। तो हमारे एज ए रूल हम लोग प्रेगनेंसी में और सिर्फ पैरासीटामोल ही यूज़ करते हैं। कोई भी डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक या ब्रूफेन जैसी टैबलेट्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए कि भाई हमको क्या लेना है। अच्छा, आपने बीच में सर्वाइकल स्टिच की बात की थी जी, वो कब लेना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स रूटीनली लेते हैं, हम लोग रूटीनली नहीं लेते, हम क्यों नहीं लेते और दूसरे लोग क्यों लेते हैं? सर्वाइकल स्टिच का मतलब होता है, बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स बोला जाता है। अब क्या होता है कि 3 महीने के बाद, जैसे हमने बोला हमने एंटी स्कैन करा लिया, डबल मार्कर करा लिया, तो चौथे और 5वें महीने में हम लोग ये हमारे चेकअप्स में का एक पार्ट होता है कि भाई उनकी सर्वाइकल लेंथ कैसी है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास सोनोग्राफी है, हम तो सोनोग्राफी से करके देखते हैं। एनीथिंग मोर देन 2.5 सेंटीमीटर और मोर देन 3 सेंटीमीटर इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो हम सोनोग्राफी से पूरा जज कर लेते हैं, ऑस क्लोज्ड है, सर्वाइकल लेंथ प्रॉपर है और हमको नहीं। और ये खास तौर से उन लोगों में असेस करा जाता है जिनमें पहले प्रीटर्म डिलीवरी पेन हो चुका है। प्रीटर्म डिलीवरी पेन मतलब पिछले प्रेगनेंसी में उनको अधूरे महीने डिलीवरी का दर्द चालू हो गया, या बच्चा अबॉर्ट हो गया, या फिर पिछली प्रेगनेंसी में वो बेड रेस्ट पे थे डिलीवरी तक, तो ऐसे लोगों में वो फिर से हो सकता है। और जैसे हमने वो डबल मार्कर टेस्ट की बात करी थी, उस तरह के टेस्ट में भी हमको ये पता पड़ जाता है कि इस प्रेगनेंसी में इनको प्री टर्म पेन की या प्री टर्म डिलीवरी की कोई रिस्क है कि नहीं। तो ये एक चीज़ है कि ये सब चीज़ें साथ में लेके चलना है कि उनकी पहली प्रेगनेंसी है और आगे पिछली प्रेगनेंसीज में कुछ बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है क्या, कि कोई खराबी हुई थी, तो वो साथ में लेके चलना है। अगेन कट ऑफ हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अगेन जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज है और जो ट्विन प्रेगनेंसीज है, उसमें ऑलरेडी इतनी प्रेशियस प्रेगनेंसी है, फीमेल बहुत एल्डरली है, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, तो कई बार उनमें रूटीनली ले भी लिया जाता है। हम लोग नॉर्मली रूटीनली नहीं लेते हैं, या तो जैसे सपना ने बोला प्रीवियस हिस्ट्री हो, प्रीटर्म डिलीवरी हो, आगे की प्रेगनेंसी में उसको हुआ हो, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर का कट ऑफ रखते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल्स और इंजेक्शंस अगर हम लोग अच्छा दे रहे हैं तो यूजुअली स्टिच की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो लोग लेते हैं वो गलत करते हैं, पर वो दोनों साइड हैं। लेने से बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को हमने देखा है कि फ़ायदा नहीं भी होता है, बहुत कम। हमने पिछले 10-12 साल में मुश्किल से 3 या 4 पेशेंट्स को ही लिया होगा। एक बात बताना चाहूँगी, नॉट ओनली सर्वाइकल स्टिच,
क्या है ना, इतना सारा डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है और हर डॉक्टर का अपना एक ओपिनियन बन जाता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में हमारा एक प्रोटोकॉल्स बन गए और हमको इतने सारे 1000 डिलीवरी और 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद हम लोग उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से इतने सारे बच्चे डिलीवर हो चुके हैं और इस तरह के कितने ही केसेस निकल चुके हैं। इसलिए क्या है, एज अ पेशेंट आपको भी अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हमने ना बोला लेकिन आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका स्टिच का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है तो वो स्टिच लेना प्रीफर करेंगे। अल्टीमेटली एज अ डॉक्टर हमारा सभी डॉक्टर्स का यही रहता है कि माँ और बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त निकले और ऐसा बच्चा आए जो 34 वीक्स के ऊपर आए, जिसको NICU एडमिशन्स की ज़रूरत ना पड़े। स्वस्थ और तंदुरुस्त बोला, उससे हम लोग आते हैं 3D 4D एनोमली स्कैन पे। सब बच्चा अच्छा है, अभी हम लोग पहुंच गए 24-25 वीक्स पे। अब हम सोनोग्राफी करवाएंगे जी। पेशेंट्स लोग बोलते हैं कि सर 3D करो, अभी तो मार्केट में कुछ 5D सोनोग्राफी भी लेके आ गए हैं। हाँ ये जी। क्या है? और जैसे अभी हमने बात करा कि प्रेगनेंसीज में 2 सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमने एंटी स्कैन को डिटेल में डिस्कस करा है और अभी अगली सोनोग्राफी होती है एनॉमली स्कैन, 2D स्कैन, 3D 4D स्कैन। ये सब नामों से वो जाना जाता है। हाई रेजोल्यूशन स्कैन, ये अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। कुछ डॉक्टर्स इसको 18 to 20 वीक्स पे करवाते हैं, कुछ डॉक्टर उसको 22 to 24 वीक्स पे करवाते हैं। अभी अगर आपका केवल सिंगल स्कैन हो रहा है, आपको अभी तक पता ही नहीं था प्रेगनेंसी, आपने कोई अपना डॉक्टर के पास गए नहीं, विजिट नहीं करी, तो 18 to 20 वीक्स पे ही वो हो जाना चाहिए, ताकि क्योंकि जिनका एंटी स्कैन हो चुका है तो हम ऑलरेडी आपका एंटी स्कैन और डबल मार्कर में आपको टेस्ट कर चुके हैं और आपके बच्चे में मेजर अनॉमलीज रूल आउट हो चुकी है कि अभी आपका बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल है और उसमें मेजर कुछ नहीं है। और जैसे मैंने आगे भी बोला था, किडनी और हार्ट का डेवलपमेंट बाद में होता है, इसलिए हम उस 24 वीक्स तक वेट करते हैं, ताकि वो 20 to 24 वीक्स के आसपास हमारे हॉस्पिटल में हम करवाते हैं जिनका ये पहला टेस्ट हो चुका है। पर ऐसी प्रेगनेंसीज है जिसमें कोई भी सोनोग्राफी नहीं हुई है तो उनको 18 to 20 वीक्स पे करवाना चाहिए, क्योंकि 20 वीक्स का रूल है जो अब 24 वीक्स पे भी बन गया है। अगर कोई कारण से बच्चे में खराबी है और अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़े, तो पहले हमारा 20 वीक्स का कट ऑफ था, बट अब वो 24 वीक्स का हो गया है। कुछ इवॉल्विंग एनोमलीज होती हैं हार्ट, ब्रेन और किडनी में, जो हमको 23 वीक्स तक पता चल जाती हैं, इसलिए हम लोग 24 वीक्स पे करवाते हैं, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव होता है, बार बार पेशेंट को सोनोग्राफी के लिए और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई ये जो इवॉल्विंग वर्ड आपने यूज़ करा है, कई बार पेशेंट हमसे झगड़ा करने आते हैं कि हमारी सोनोग्राफी नॉर्मल थी, फिर भी 3rd ट्राइमेस्टर में 8वें महीने में कुछ परेशानी निकली। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी इवॉल्विंग अनॉमलीज होती है जो लेटर ही डायग्नोज होती है, वो 24 वीक्स पे भी डायग्नोज नहीं होती है। 2D और 3D 4D में फ़र्क नहीं है। अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं है तो 2D करवा सकता है। 3D 4D में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, एक्सेप्ट कि अगर हम लोग हार्ट की एनोमली सस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, टिटेनस के इंजेक्शन देते हैं प्रेगनेंसी में, कितने देने चाहिए, कब देने चाहिए और क्यों देने चाहिए? पुराने ज़माने में टिटेनस के हम 3 इंजेक्शन देते थे, बट आजकल 2 ही इंजेक्शंस बोले जाते हैं जिसकी पहली प्रेगनेंसी है। अभी गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है बुकिंग विजिट पे टिटेनस का इंजेक्शन। देखिए, गवर्नमेंट सेटअप का काम और प्राइवेट सेटअप का काम बहुत फ़र्क है। प्राइवेट में पेशेंट रेगुलरली, अभी हमने चेकअप्स की बात करी थी, तो चेकअप्स में हमने बताया कि शुरू के 3 महीने में 15 दिन या 3 हफ्ते में बुलाते हैं, फिर महीने महीने बुलाते हैं और 8वें महीने में 15 दिन और 9वें महीने में हफ्ते हफ्ते बुलाते हैं। तो जो पेशेंट प्राइवेट में आ रहा है वो इस तरह से आता ही है रेगुलर, लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, वो 2 महीने पे भी आते हैं, 6 महीने पे भी आते हैं, वो आते ही नहीं है। वो एक बार आने के बाद दूसरी बार सीधे डिलीवरी पे आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, जैसे ही पेशेंट आएगा और अगर प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है तो आप उनको पहला टेटेनस का डोज दे दीजिए, क्योंकि टेटेनस की डोज की इफेक्ट आने में 4 वीक्स लगते हैं, 28 to 30 डेज। इसलिए हमारा रूल होता है कि डिलीवरी के 1 महीने पहले तक उनका टेटेनस का डोज कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्राइवेट सेटअप में हम यहाँ 4थे महीने और 6ठे महीने पर लगा देते हैं। 2 इंजेक्शन के बीच में 28 डेज का गैप मिनिमम ज़रूरी है और डिलीवरी के 1 महीने पहले तक उनका डोज कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिनकी सेकंड डिलीवरी है और उनका अगर 5 साल से कम है तो उनको सिर्फ 1 ही इंजेक्शन लगाते हैं, और अगर 5 साल से ज़्यादा है तो 2। और अभी एक नया इंजेक्शन आया, आप बताएंगे उसके बारे में? पहले तो अभी गवर्नमेंट सेटअप में DT इंजेक्शन देते हैं, अभी वो TT नहीं देते हैं, डिप्थीरिया और टेटेनस का दोनों देते हैं। राइट। अच्छा, वो Tdap करके सपना जो बात कर रही है, वो फ्लू वैक्सीन आती है। वो फ्लू वैक्सीन हम लोग अपने सेटअप में ऑप्शनल रखा हुआ है, कुछ लोग देते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नॉर्मली 28 to 36 वीक्स के बीच में 1 डोज देते हैं। अगर पेशेंट ने डिलीवरी तक नहीं लिया है तो तुरंत डिलीवरी के बाद लगा देते हैं। आपको कुछ ऐड करना है इसमें? टेटेनस का इंजेक्शन सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवरी में यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे अगर डिलीवरी हो रही है या गांव में डिलीवरी हो रही है और उनके इंस्ट्रूमेंट्स अगर बराबर कुछ उसमें है ना रस्ट लगा हुआ है या इंस्ट्रूमेंट्स बराबर क्लीन नहीं है, तो उससे माँ को और बच्चे को टेटनस का इन्फेक्शन ना हो।
तो यही कारण है कि ये टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, सबसे बर्निंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल सीज़र बहुत बढ़ गए हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर सीज़र पैसे के लिए करता है। तो आगे का सीज़र हुआ, पेशेंट का पूरे महीने की दूसरी प्रेगनेंसी है, तो पेशेंट आके पूछता है कि सर मेरा प्रीवियस सीज़र है, तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा नहीं होगा, आप नॉर्मल डिलीवरी करवाओगे, उसका आपके बारे में क्या कहना है? सीजर रेट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बट उसका एक मेजर कारण भी यही है कि हमने अभी आगे ही डिस्कस करा है कि हम लोग घर में कभी भी बचपन से झाड़ू पोछा और ये सब कर ही नहीं रहे, स्क्वाट्स नहीं कर रहे हैं बेसिकली, और प्रेगनेंसी में ही हमको सारी एक्सरसाइजेस याद आती है। तो ये तो बॉडी का आपका कितना लचीलापन है। अगेन, बच्चे का माथा और माँ का पेल्विस, इसमें डिस्प्रपोर्शन है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जब बच्चा नीचे नहीं आएगा और नीचे आके भी फंस जाएगा, जिसको हम डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट बोलते हैं। तो ये हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं अपने पूरे ऑब्स्टेटिक्स में, और ये हम एंटिसिपेट करते हैं कि जब पहली डिलीवरी हो रही है और हमारा लेबर प्रोसेस चालू है, तो हमारे गाइडलाइंस होते हैं, हमारा एक पार्टोग्राम होता है, जिससे हम असेस करते हैं कि माँ का डायलिटेशन और बच्चे का डिसेंट, माथा नीचे आ रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। अगर वो प्रोग्रेस में डिले है तो इसका मतलब हम उसको सस्पेक्ट करते हैं, सीपीडी बोलते हैं। और इसीलिए है ना, ये सीज़ेरियन होने का एक मेजर कारण ये वो है। दूसरी चीज़ है कि अगर आगे का सीज़र है, तो आगे का सीज़र है तो 4% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नहीं, 4% केसेस में स्कार रप्चर के चांस रहते हैं। बुक्स ऐसा बोलते हैं कि 90% केस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन जो स्कार रप्चर है, जो आगे के यूट्रस पे जो टाँके लिए हैं, उसको हम लोग स्कार बोलते हैं। वो स्कार रप्चर का प्रोसेस हमको दिखता नहीं है, वो हमको कुछ चीज़ों से हमको पता करना होता है। पेशेंट की पल्स रेट बढ़ गई, पेशेंट का बच्चे का धड़कन ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर पेशेंट का यूरिन ब्लैड कलर आ रहा है, लेकिन हम लोग स्कार रप्चर को प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि 4 to 5% केस में स्कार जो रप्चर जो होता है, उसको हम लोग अर्ली प्रिडिक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और उसके लिए एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ इंटेंसिव मॉनिटरिंग चाहिए, जो छोटे प्राइवेट सेटअप में नहीं होती, बड़े इंस्टीट्यूट्स में ही मिलती है। और उस सब होने के बावजूद जो प्रीवियस सीज़र वाले होते हैं, उसका नॉर्मल डिलीवरी जब होता है तो बच्चे या माँ में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। हालांकि ये जो प्रीवियस सीज़र के बाद में नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, उसको वी बैक बोलते हैं, वी वजाइनल बर्थ आफ्टर सीजरियन सेक्शन, वी बैक। उसके कुछ क्राइटेरियाज लेट डाउन है कि आपका पहले सीज़र का इंडिकेशन क्या था, पहले सीज़र में यूट्रस का कितना लेयर में स्टिच लिया था, कौन से मटेरियल से स्टिच लिया था, वो टाइम पे ऑपरेशन के बाद फीवर आया था कि नहीं आया था, कौन से इंडिकेशन के लिए लिया था, वो टाइम पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट आपका थिक था, थिन था, यूट्रस में टेयर हुआ था, एक्सटेंशन हुआ था, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रहता नहीं है। इसलिए प्राइवेट सेटअप में यूजुअली ना तो डॉक्टर्स ना पेरेंट्स इतना रिस्क लेते हैं कि माँ को या बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश रहे। अच्छा, वो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आती है कि बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड गले पे अटकी हुई है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी का ज़माना है, तो ये भी एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हमको मिल रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि गले में एक बार नाल है, लूप है, या 2 बार नाल है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिलीवरी के प्रोसेस में हमको असेस करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी बात करी थी कि वो डायलिटेशन के साथ बच्चा नीचे खसक रहा है कि नहीं, और जब बच्चा नीचे कंट्रैक्शन के साथ नीचे खसक रहा है, तो बच्चे के हार्ट बीट कैसी है। अगर बच्चे को उस समय है ना डेसिलरेशंस हो रहे हैं, मतलब बच्चे की हार्ट बीट नीचे कम ज़्यादा हो रही है, तो वो हमको उस समय असेस करना पड़ेगा। और पार्टोग्राम से हमको असेस करना पड़ता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है उसके साथ वो उनका डिलीवरी का प्रोसेस मैच हो रहा है कि नहीं। 1 लूप ऑफ कॉर्ड हो तो मतलब उसको तो कुछ चिंता ही नहीं करनी, उसमें तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। 2 लूप है तो हमको ज़्यादा थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़े, और 3 लूप है तो उस पर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते हैं प्राइवेट सेटअप में। अच्छा, बच्चा उल्टा हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, तो नॉर्मल डिलीवरी कराओगे? अभी तो स्ट्रिक्टली ये हो गया है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है, क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन में ब्रीच का मतलब बच्चा उल्टा है, मतलब पहले नीचे के बच्चे के पाँव और हाथ आएंगे, बाद में हाथ आएंगे, और लास्ट में बच्चे का माथा आएगा। और इसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि बच्चे का गर्दन से मतलब माथा अंदर फंस जाए। तो इसलिए अभी तो स्ट्रिक्टली ये है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते। अच्छा, ब्रीच में क्या होता है, बच्चे का सबसे जो बड़ा पार्ट होता है बॉडी का, वो होता है माथा। वो डायमीटर होता है लगभग 10 सेंटीमीटर। ये जो हिप्स और गर्दन के पार्ट होते हैं 6-7 सेंटीमीटर के होते हैं। तो अधूरे डायलिटेशन पे बाकी सब बाहर आ जाते हैं, माथा अटक जाता है, और वो बच्चे के लिए लिविंग लाइगेचर मतलब फांसी का फंदा जैसा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। इसलिए यूजुअली आजकल कोई भी ब्रीच डिलीवरी में डॉक्टर्स रिस्क लेते नहीं हैं
कि ब्रीच डिलीवरी में सीजर करवाएं। अच्छा, ओलिगोहाइड्रिमनियोसिस एक टर्म होती है जो बच्चे के आजू बाजू पानी कम है। अगर सपोज 38-39 वीक्स पे पानी कम है तो क्या उसका नॉर्मल डिलीवरी संभव है या सीजर करना पड़ेगा हर एक केस में, या ट्रायल दे सकते हैं? ओलिगोहाइड्रोमिनास का मतलब है कि पानी कम होना। अब हमारे पानी के हम लोग सोनोग्राफी से चेक करते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। एक रेडियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग अलग होगी, दूसरे रेडियोलॉजिस्ट की अलग होगी, और शायद मैं करूँगी तो मेरी फाइंडिंग अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। वैसे भी 9वें महीने के बाद पानी थोड़ा सा कम होगा ही, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है कि जैसे ही 9वां महीना बैठता है तो पानी कम होना शुरू हो जाता है। और जो इसमें एक और बात मैं बोलूँगी कि जो कई बार महिलाएं बोलती हैं कि वो बच्चा थोड़ा कम घूम रहा है, एक्चुअली 9वें महीने में बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है, ओवरऑल स्पेस भी कम है, तो उनको ओवरऑल थोड़े से मूवमेंट्स फ़र्क पड़ेंगे। जो 7वें, 6ठे और 7वें महीने में जो मूवमेंट्स थे उससे उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ओलिगोहाइड्रिमनियोसिस में ऐसा बोलते हैं बच्चा बेसिकली एक थैली में होता है, वो थैली में पानी होता है, और पहले 4 सेंटीमीटर की जो नीचे की जगह सर्विक्स का डायलेटेशन होता है वो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स के कारण ही खुलता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण खुलता है। इसलिए जब ओलिगोहाइड्रिमनियोसिस होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि पहले 4 सेंटीमीटर बच्चा नीचे की जगह नहीं खुलती। हालांकि कैसे भी करके हमने इंजेक्शन और बॉटल से अगर वो जगह खोल भी दी तो वो मिकोनियम बच्चा लेटेंट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए रिलेटिवली चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। अच्छा, आपने बच्चा घूमने की बात की, उस हम लोग ये पॉइंट मिस कर गए, फीटल मोमेंट परसेप्शन। एक माँ जब पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उसको सबसे पहली बार कब पता चलता है कि बच्चा घूमने वाला है? कब घूमता है? जिनकी पहली प्रेगनेंसी है उनको लगभग 20 to 22 वीक्स, मतलब 5वां महीना ख़त्म होने के बाद 5.5-6 महीने के आसपास उनको एक हल्का सा फ्लिकर सा महसूस होने लग जाता है। बट जिनकी दूसरी प्रेगनेंसी है उनको लगभग 18 to 20 वीक्स के आसपास ऐसा लगता है कि कुछ जैसे बच्चे ने किक मारी या कुछ हिला पेट में, तो इसको हम फीटल मूवमेंट्स बोलते हैं। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन उनको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि 5वें-6ठे महीने पर ये स्टार्ट होता है हमको फील होना। ऐसा बोलते हैं कि वो पहली प्रेगनेंसी में बच्चा कैसा हिलता है उसकी फीलिंग कैसे आती है कि अगर आप एक चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ लें और वो चिड़िया फड़फड़ाए तो वो जो फीलिंग आती है वैसी पेट के अंदर फीलिंग आती है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में एक डायबिटीज़ आता है, हम लोग डायबिटीज़ में एक्स्ट्रा क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? क्या सारे डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन की ज़रूरत होती है? डायबिटीज़ वाले में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क क्यों नहीं लेते? डायबिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डायबिटीज़ उनको प्रेगनेंसी के पहले से है या प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई है, या फिर जो पेशेंट्स है जिनको पीसीओएस की हिस्ट्री है, तो उनको, जैसे हमने थायराइड की बात करी, तो उनको, या जिनको ओबेसिटी है या जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनको हम खास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायराइड और बाकी टेस्ट के साथ HbA1c या डायबिटीज़ भी रूल आउट करने का टेस्ट करवाते हैं। अगर उस समय नहीं है तो नेक्स्ट स्टेज पे जो डायबिटीज़ होता है वो 7वें-8वें महीने पे मतलब डायबिटीज़ होने का चांस रहता है, और उस समय हम स्टैंडर्ड फिर से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होती हैं, अलग अलग फास्टिंग पोस्टप्रेंडियल जैसे भी रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो हो सकती हैं। और अगर डायबिटीज़ है तो उस समय हमको स्ट्रिक्टली लास्ट ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट करना है, ग्लूकोज का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, क्योंकि बच्चे को और माँ को दोनों को उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा, हमको अपने साथ एक फिजिशियन को रखना पड़ेगा, साथ में हम खुद भी पेशेंट को न्यूट्रिशन काउंसलिंग देते हैं, बट ज़रूरत पड़े तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी हम करवा सकते हैं। इट इज़ बेटर कि हम लोग इंसुलिन पे रखें क्योंकि इंसुलिन से ब्लड शुगर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे कभी कभी अनएक्सप्लेन IUD मतलब बच्चा अंदर पेट के अंदर ख़त्म होने का रिस्क रहता है, और डायबिटीज़ में इंसुलिन के कारण बच्चे के शोल्डर्स थोड़े से बड़े रहते हैं, माथा बड़ा रहता है, तो बच्चा अटकने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इन सब केसेस को ध्यान में रखते हुए डायबिटीज़ में यूजुअली हम लोग 38-39 वीक्स पे इलेक्टिव सर्जरी करने का सोचते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मेली नीचे होती है, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं उसको, तो उनको कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ता है पूरी प्रेगनेंसी में? पूरी प्रेगनेंसी में नहीं, वो कब डायग्नोस हुआ, जैसे कई बार तो क्या होता है 4-5वें महीने में वो ब्लीडिंग के साथ आते हैं, ठीक है। उसके बाद, या फिर सोनोग्राफी में हमने देखा होता है, अगर हमारे पास सोनोग्राफी में लो लाइन प्लेसेंटा है, लो लाइन प्लेसेंटा मतलब बच्चेदानी के मुंह के पास है प्लेसेंटा, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि किस तरह का उनको हैवी वर्क नहीं करना है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है, या नीचे बैठना अवॉइड करना है, वो सब बताते हैं उनको। और ये चीज़ हमको फिर से 8वें या 9वें महीने में असेस करनी पड़ती है कि वो प्लेसेंटा ऊपर चली गई, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी हो रही है और बच्चा ग्रो हो रहा है तो 80 to 90% केसेस में प्लेसेंटा ऊपर चली जाती है, केवल 10 to 15%, 3 to 5% केसेस में ही मतलब वो नीचे रहती है। और अगर वो नीचे है तो अगेन उसमें हमारा ये क्राइटेरिया होता है कि वो लो लाइन प्लेसेंटा है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, वो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है उनका आगे डिलीवरी का मैनेजमेंट।
प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मली अगर पेशेंट को जल्दी ब्लीडिंग ज़्यादा चालू हो गई तो माँ की जान बचाने के लिए हमको सीज़र करना पड़ता है, ना कि बच्चे की। और इसलिए हम लोगों का मेन टारगेट होता है कि बच्चे का जल्दी से जल्दी मैच्योरिटी पे पहुंच जाए 34-35 वीक्स पे, ताकि हम लोग उसको प्लेसेंटा प्रीविया को तुरंत डिलीवर करा सके। मैं हमेशा बोलता हूँ प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट ऐसा होता है कि आप वोल्केनो के मुंह पे बैठे हो, कभी भी फट सकता है। हालांकि मोस्टली सारे प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी का हम लोग रिस्क नहीं लेते, हम लोग सीजर ही करते हैं। चलो अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जगह हम लोग थोड़े से फास्ट क्वेश्चंस करते हैं। मेहंदी लगानी चाहिए प्रेगनेंसी में? बिल्कुल लगा सकते हैं, हेयर डाई लगा सकते हैं? सब कुछ लगा सकते हैं, बाल भी धो सकते हैं, क्योंकि उससे कोई ये एक्चुअली क्या है ना कि वो ऐसा बोलते हैं कि जब पीरियड कई बार डिले हो जाता है, पीरियड नहीं आ रहा होता है, तो बाल धोने से पीरियड आ जाता है। ये चीज़ वहाँ से चल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिकली कुछ नहीं है। सेब खाएंगे या दूध खाएंगे तो बच्चा सफ़ेद होगा, या काली चीज़ खाएंगे तो बच्चा काला होगा, ऐसा कैसा सच है? बिल्कुल भी नहीं, बच्चा जेनेटिकली जीन से बना हुआ है और ये सब खाने पीने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अपनी धारणाओं के हिसाब से आप अपना खान पान रख सकते हैं। केसर खाने के लोग बहुत शौकीन हैं, केसर दूध में डाल के पियेंगे, प्रेगनेंसी में करना चाहिए? प्रेगनेंसी के बाद करना चाहिए, खासतौर से जब माँ दूध पिला रही है, तो लैक्टेशन के समय आप बिल्कुल ये अच्छा पौष्टिक चीज़ें लीजिए। हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा बच्चे रात को होते हैं, तो उनके पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि रात को हुआ है बच्चा, पैदा रात को हुआ है तो रात को ज़्यादा रोएगा, दिन में सोएगा। ऐसा कितना सच? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे की लाइफ मतलब उसका साइकिल सर्कैडियन रिदम होती है, और बच्चे रात को भी सोते हैं, सुबह भी सोते हैं। मैं अहमदाबाद में था सिविल हॉस्पिटल में, तब ऐसा लोग बोलते थे कि 1-1.5-2 किलो घी खिलाओ लास्ट के हफ्तों में, तो वो घी के कारण बच्चा उसमें से फिसल के बाहर आ जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं है इन सब चीज़ों का। भारी वजन उठा सकते हैं प्रेगनेंसी में? भारी वजन, बहुत हैवी वजन अवॉइड करना है, पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो जैसे हमने पोस्चर की बात करी थी कि झुकना नहीं है नीचे। जैसे आपका आगे का बच्चा है, सेकंड डिलीवरी है, तो बच्चे कई बार 10-12-15 किलो के होते हैं और वो ज़िद्दी करने लग जाते हैं, तो आप बच्चे को स्टूल पे खड़े होकर डायरेक्ट कंधे पे लीजिए, पेट पे प्रेशर मत दीजिए। तो हर वो काम जो आपके पेट पे प्रेशर नहीं आए, वो संभाल के और आराम से पोस्चर के साथ करना है। नीचे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं? जो लोग पहले से काम करते आ रहे हैं, जैसे हमने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो तो नीचे बैठ के खाना बनाते, खेतों में काम करते हैं, वो तो करते ही होते हैं। बट अगर जैसे जिनको हाई रिस्क केसेस है, सर्विक्स छोटा है, कोई प्लेसेंटा प्रीविया है, ट्विंस है, और जिन्होंने कभी नीचे बैठा ही नहीं है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। सीढ़ी चढ़ सकते हैं? बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ सकते हैं, जितना ज़रूरत है, पाँव संभाल के, शूज़ अच्छे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत सारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, मिथ्स, फैक्ट्स और बहुत सारी अवधारणाएं, उनको हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की। हो सकता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हो, आप हमको डायरेक्ट मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में करके बताएं, हम लोग उसका आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय। थैंक यू, नमस्ते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेक हॉस्पिटल चलाते हैं, मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा में। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमको ओपीडी में आके पूछते हैं प्रेगनेंसी में, सर पपीता खाना चाहिए, पाइनएप्पल खाना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में 2-3 लोगों के लिए खाना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल, दीवेल लास्ट टाइम पे लेना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हमको बढ़ाने हो तो हमको क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कब, क्यों, कहाँ, कैसे सवालों के जवाब हम लोग एक दूसरे को पूछेंगे और हम देने की कोशिश करेंगे। सपना, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक लिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी जो ओपीडी रहती है उसमें बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे सवालों के साथ आते हैं, और उस समय हम इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ आंसर नहीं कर पाते, और कुछ सवाल तो उनको घर जाके याद आते हैं। तो इस YouTube चैनल और हमारी वीडियो के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं, जो आप कभी भी किसी भी समय घर पे सुन सकते हैं। जैसा कि सपना ने बोला, हम लोग ओपीडी में ट्राई करते हैं कि सारे पेशेंट्स लोगों के सब क्वेरीज, डाउट्स, मिथ्स, फैक्ट्स हम लोग सॉल्व कर सकें, पर 2-5 मिनट की मीटिंग में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग पेशेंट्स को ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप लोग प्लीज़ एक कागज़ पे अपनी क्वेरीज लिख के लाएं, और यूजुअली पेशेंट्स लिखते नहीं हैं, और जैसा उसने बोला सपना ने कि घर पे जाके उनको याद आता है। तो एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे ज़्यादा मेरे को ओपीडी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या गर्म और ठंडा खाने से क्या प्रॉब्लम होती है। सपना, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? गर्म ठंडा क्या होता है?
ये बिल्कुल सही सवाल है कि बहुत ज़्यादा कि बस प्रेगनेंसी का न्यूज़ आया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, डॉक्टर के पास आए और बस मैडम आप हमें बताइए कि क्या गर्म है, क्या ठंडा है, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बहुत ही कॉमन सवाल है। अभी हमारे ट्रेडिशनल वाइज और रिलीजन वाइज कई बार बहुत सारे घरों में वहम भी रहते हैं कि भाई बच्चा रुका है तो बाल नहीं धोना है या डाई नहीं लगाना है या फिर पपीता नहीं खाना है। ये सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, लेकिन हमारा उसका साइंटिफिकली ऐसा कोई लॉजिक नहीं रहता है। ख़ास तौर से जो पपीता और पाइनएप्पल है उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे पेपेन करके सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर हाई क्वांटिटीज़ में अगर कंज्यूम करा जाए तो वो अबॉर्टिफिशिएंट मतलब प्रेगनेंसी में अबॉर्शन को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा उनका हमने मेडिकली साइंस में पढ़ा है। लेकिन जैसा मैं कहती हूँ कि जब प्रेगनेंसी है तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। घर में पेरेंट्स है, इन लॉज है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। इसलिए हमको ट्रेडिशनली घर के कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। बाकी साइंटिफिकली इसका बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। और जब डिलीवरी होने वाली होती है, डिलीवरी के 4-5 दिन पहले या हफ्ते भर पहले, तब हम पेशेंट्स को ज़रूर बोलते हैं कि अब आप थोड़ा पपीता खाना शुरू करिए ताकि वो डिलीवरी का लेबर पेन चालू करे। आप क्या बोलेंगे? मतलब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, खाली दिमाग ठंडा और गर्म होता है, खाने पीने की चीज़ें ठंडी गर्म नहीं होती हैं। लेकिन जैसा सपना ने बोला, यूजुअली हम लोग पपीता और पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने का नहीं बोलते। किसी ने गलती से खा लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। शुरू के 3 महीने हर एक लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेशेंट को कब पता चलेगा एक लेडी को कि उसको प्रेगनेंसी है, कैसे पता चलेगा? जैसे आपने वो 3 महीने का बोला, मैं यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी को हम लोग 9 महीने में डिवाइड करते हैं और हम लोग एज ए डॉक्टर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहले 3 महीने, फिर चौथे, 5वें और 6ठे महीने को हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं और 7th, 8th और 9th जो लास्ट के 3 महीने होते हैं जो उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इनको डिवाइड करने का यही कारण रहता है कि इस समय की जो कंप्लेंट्स होती है, पेशेंट जो महसूस कर रहा होता है और खाने पीने का उनका जो सिस्टम होता है और हमारे भी जो मेडिसिन और दवाई और मैनेजमेंट है वो टोटली तीनों ही ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग होते हैं। इसलिए हम हमेशा ट्राइमेस्टर वाइज बात करते हैं। अब जैसे आपने पहला सवाल पूछा है कि कैसे पेशेंट को पता पड़ेगा कि उनको प्रेगनेंसी है। अब इसमें ये मैं बात बोलूँगी कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, जो पीरियड्स की साइकिल्स होती हैं, कुछ लोगों की एकदम ही रेगुलर होती है। 28 डेज साइकिल हो सकती है, 30 या 32 डेज साइकिल्स हो सकती है। तो जब भी उनका पीरियड मिस होता है, लाइक उनकी जो आने वाली एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट है, अगर उसे 3 से 4 दिन ऊपर चढ़ जाते हैं और कई लोगों को तो घबराहट और एसिडिटी और उबके जैसे भी आने लग जाते हैं और पीरियड्स अगर एकदम रेगुलर है तो पेशेंट को खुद ही पता लगने लग जाता है लेडी को कि शायद मुझे प्रेगनेंसी रह गई है। लेकिन खास तौर से जिनके पीरियड्स इरेगुलर है तो उनके लिए है ना, उनको नहीं पता पड़ता है। लेकिन कभी भी आपकी पीरियड तारीख से अगर हफ्ता 10 दिन मिस हो रहा है या जिनके रेगुलर साइकिल से उनको 4 दिन भी मिस हो रहे हैं तो आप घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। बहुत कॉमन टेस्ट है, हर जने को पता है। या फिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भी आप आके उनसे कन्फर्म करवा सकते हैं। कभी कभी वो प्रेगनेंसी किट में एक डार्क लाइन आती है और एक हल्की लाइन आती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? प्रेगनेंसी है या नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे फिर? जैसे आपने बोला कि प्रेगनेंसी किट और इसको हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम अर्ली मॉर्निंग का यूरिन डालते हैं और एक लाइन जो कंट्रोल की लाइन है वो तो कंपलसरी आना ही चाहिए। अगर वो कंट्रोल की लाइन नहीं आ रही है तो वो टेस्ट किट बराबर नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एक लाइन आ रही है और दूसरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डार्क लाइन आ रही है तो वो कन्फर्मेशन देता है कि येस बॉडी में प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर कभी कभी हल्की लाइन आ रही है तो इसमें मैंने जैसे पहले बताया, जिनको पीरियड्स इरेगुलर है, अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो उनको पता नहीं पड़ता है तो बहुत शुरुआत की प्रेगनेंसी हो, क्योंकि इस टेस्ट से हम बीटा एससीजी करके एक हार्मोन को टेस्ट करते हैं। अगर उसका लेवल बॉडी में उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जो हमको एकदम डार्क लाइन लाए तो वो हल्की लाइन आएगी। लेकिन वो फेंट भी हम फेंट पॉजिटिव के नाम से अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट करते हैं। और एक बात मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी, घर में आप जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसको आप अपने पास रखिए, उसको करके तुरंत 5 मिनट्स में डस्टबिन में मत डालिए और वो किट को अपने डॉक्टर के पास भी लेके जाइए, क्योंकि हमारे लिए वो फेंट लाइन भी हमारे लिए ओवरऑल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे अर्ली हमको प्रेगनेंसी सोनोग्राफी पे कब पता चल सकता है? पेशेंट मेरे पास आया, 1 महीना 4 दिन उसको चढ़ा है, हाँ जी, 34 डेज़ का LMP है उसका, तो प्रेगनेंसी हमको पता चल सकता है?
फिर से वही बात आ गई कि पीरियड्स अगर रेगुलर और 4 दिन ऊपर चढ़े तो हमारे लिए सोनोग्राफी पे दिखने के लिए जो मैंने बीटा एससीजी हार्मोन लेवल की बात करी है उसका कम से कम 1500 से 2000 के लेवल का अगर बॉडी में लेवल है तो वो हमको सोनोग्राफी में एक छोटे से डॉट ब्लैक आकार जिसको हम जीएस जेस्टेशनल सैक के नाम से जानते हैं वो हमको दिखने लग जाता है। लेकिन अगर वो लेवल आपका बहुत कम है, शायद लाइक आपको देर से प्रेगनेंसी रही है, जैसे ओव्यूलेशन कब हुआ है ये कोई भी बता नहीं सकता है। कभी कभी ओव्यूलेशन 10वें दिन पे भी हो जाता है, 14वें दिन पे भी होता है और कभी कभी 28 डे तक भी होता है। जिनको पीसीओएस वगैरह रहते हैं उनको ओव्यूलेशन लेट होता है, तो प्रेगनेंसी देर से रही है तो बीटा एससीजी हार्मोन अगर 1800 तक 1500 तक पहुंचा ही नहीं है तो हमको सोनोग्राफी में नहीं दिखेगा, लेकिन वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव बताएगा और वो हल्की लाइन बताएगी। तो उस तरह के केसेस में हम लोग और 4 से 5 दिन वेट करते हैं। और इस पॉइंट के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 2 तरह के डॉक्टर होते हैं ऑब्स्टेट्रिशियंस, एक जो खुद सोनोग्राफी मशीन से खुद चेक करते हैं और एक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो बाहर रेफ़र करते हैं सोनोग्राफी कराने के लिए। तो जैसे मैं हूँ, हम लोग हैं, हमारे हॉस्पिटल में हम खुद सोनोग्राफी करके देते हैं। कई बार पेशेंट प्रेगनेंसी मिस करके भी आता है तो बोलता है मैडम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरे पास सोनोग्राफी मशीन है, मैं पहले सोनोग्राफी से चेक कर लेती हूँ। अगर उसमें मुझे डाउट है या उसमें मुझे प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने का बोलती हूँ। एक और बात ये हमको बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हमने यूपीटी किया है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो सोनोग्राफी करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली सोनोग्राफी हमको ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक है या फिर इंट्रायूट्राइन है। एक्टोपिक का मतलब है प्रेगनेंसी नली में रुकी है या फिर इंट्रायूट्राइन है। अगर वो नली में रुकी है तो वो प्रेगनेंसी टिक नहीं सकती और माँ के लिए डैमेजिंग हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको तुरंत अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज से कुछ साल पहले तक जब लोग सोनोग्राफी रूटीन नहीं करवाते थे तब लोगों का ऐसा मानना था कि 3 महीने के बाद ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। हम लोग पहले 3 महीने के बाद इस सेशन में होने वाली तकलीफ़ों का खास जिक्र करेंगे। बहुत सारे सपना लोगों ने फिल्मों में देखा है कि प्रेगनेंसी पता चलती है कि वो लेडी करती है ऐसे, उल्टी हुई तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ी, वॉमिटिंग हुई मतलब प्रेगनेंसी है, वो माँ सासू ऐसा बोलती है। उसको लेमन लैंग्वेज में मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। ये क्या होती है और क्या ये मॉर्निंग में ही होती है, इवनिंग में नहीं होती किसी को? मॉर्निंग सिकनेस ये वर्ड है क्योंकि सुबह सुबह जब नींद से जो प्रेग्नेंट महिला गर्भवती स्त्री उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एसिडिटी, छाती में जलन होती है और बेसिकली ये क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं और कुछ खाया पिया नहीं जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ये मॉर्निंग में जो घबराहट होना या उल्टी होना उसको हमने एक नाम दे दिया है मॉर्निंग सिकनेस। बट ये पूरे दिन भी होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार कुछ लेडीज़ हम मेरे पास ऐसे आती है कि मैडम हमको कुछ है ही नहीं लेकिन हमको 2 महीने से पीरियड नहीं आया और फिर बाद में पता लगता है कि उनको काफ़ी प्रेगनेंसी है, 10 वीक्स की भी निकलती है, 8 वीक्स की भी निकलती है, बोले मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये बहुत ही वेरिएबल चीज़ है। कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम हाइपरेमेसिस के नाम से जानते हैं और कुछ महिलाओं में बहुत बिल्कुल भी नहीं होती है, उनको बिल्कुल एक उल्टी या घबराहट कुछ भी नहीं होती है। तो ये जो बात मैं बोल रही हूँ कि मॉर्निंग में घबराहट होना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी नहीं आना, अगेन थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगती है, रसोई में तो जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होना, वीकनेस रहना, चक्कर आना, कमर दुखना, ओवरऑल बॉडी में नींद ज़्यादा आना, तो ये सारे सिम्टम्स को हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। बस ये पूरे दिन होती है। ये किसी को हो रहा है तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? दवाइयाँ क्या लेंगे, क्या डाइट लेंगे, क्या खाना क्या नहीं खाना? अभी मैं मान के चल रही हूँ कि आपने जो सवाल पूछा है उसमें कंफर्म्ड है कि भाई वो जाके प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, डॉक्टर के पास विजिट हो चुकी है। अभी हमारा कंफर्मेशन हो गया, अब हम आगे पेशेंट वॉमिटिंग करके आया है, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, ये जो चीज़ें होती है तो हमारे पास जब पेशेंट शुरुआत में ही आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो होता है ना, जैसे जैसे बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन का जो लेवल बढ़ता है उसके साथ ये सिम्टम्स राइज होते हैं। तो जो ये बीटा एससीजी हार्मोन होता है वो 10 to 12 वीक्स पे पीक करता है। हम लोग हमेशा हफ्ते में बात करते हैं, लेकिन हालांकि सब लोगों को महीना ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन एज ए डॉक्टर और ऑब्स्टेट्रिशियंस हमको सब वीक्स में ज़्यादा पता पड़ता है। तो 10 to 12 वीक्स तक ये पीक करता है हार्मोन और फिर 10 to 12 वीक्स के बाद वो वापस डाउन हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि तीसरे महीने के बाद चौथे महीने से महिला को बहुत अच्छा लगने लग जाता है, भूख भी लगने शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। तो पहले 3 महीने सबसे ज़्यादा रहता है, तीसरे महीने में सबसे ज़्यादा पीक करता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता है, बट जैसे मैंने बताया कि घबराहट वगैरह ये सब होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, 8 से 10 बार आपको खाना है
हर बार थोड़ा थोड़ा खाना है, और एक साथ 2 रोटी, एक साथ 1 रोटी, ऐसा कोई रूल नहीं है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का रूल तो हमको भूल ही जाना है पहले 3 महीने में। आपका जब मन कर रहा है तब खाइए, हर बार थोड़ा खाइए, और एक कटोरी का रूल हम दे देते हैं, एक कटोरी में जितना आए बस उतना खाइए। आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये बहुत बढ़िया बोला आपने, स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड। ये इसके बारे में 2 मेन चीज़ें हैं। बीटा एससीजी के कारण ये वॉमिटिंग होती है, और हाइपोग्लाइसीमिया, फॉल इन ग्लूकोज के कारण वॉमिटिंग होती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे कुछ खाए पेशेंट, तो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बना रहता है। और एक विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाइपरेमेसिस, नोजिया, वॉमिटिंग, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में काम करता है। एक बात मैं इसमें ऐड करूँगी कि आपसे अगर कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ये जो आप टॉपिक पे आए हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ होती है, तो इनफैक्ट सास ससुर भी हुए या हस्बैंड भी हुआ या मम्मी पापा भी हुए, उनको लगा कि अब हमको ऐसा क्या खाना देना है कि मतलब बच्चा एकदम पौष्टिक खाना हमको माँ को देना है। बट मैं हमेशा उनसे, सास से और माँ से भी यही सवाल पूछती हूँ कि उनको भी प्रेगनेंसी रही है और सबको पता है कि पहले 3 महीने में घबराहट होती है और कुछ खाया नहीं जाता है, और सबसे पहला सवाल तो मेरे पास यही होता है, मैडम आप इसको बोलिए दूध नहीं पीती है, कुछ खाती नहीं है। बट ये तो हमको भी पता है कि वो खाया नहीं जाता है। हम बोलते हैं ठूसो मत, उसको जो खाना है खान दो, उसको जो अच्छा लगे खान दो। थोड़ा सा अवॉइड करने की क्या चीज़ें, तीखा तला हुआ स्पाइसी फूड्स नहीं देते, बाकी जो भी उनकी इच्छा हो वो खा सकते हैं। अच्छा चलो, ये डाइट से नहीं हुआ, हमारा मैनेजमेंट स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड से नहीं हुआ, फिर कुछ मेडिसिन से इंजेक्शन देते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोग फॉलिक एसिड, जैसे आपने बोला विटामिन B12, इमीडिएटली अगर उनका पहले से फॉलिक एसिड चालू है कंसीव करने के पहले से, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उसको कंटिन्यू करना है। और अगर नहीं है तो इमीडिएटली हम लोग फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 की तो अब तो जीभ के नीचे रखने की टैबलेट्स आ गई हैं, जो अपने आप सब लिंगुअली एब्जॉर्ब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन डॉक्सिलामिन करके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो ये नोजिया की जो फीलिंग है और ये सिकनेस को कंट्रोल करते हैं, वो हम ऐड ऑन करते हैं। अगेन आप विटामिन डी एक नई बात है, जो सारी मदर्स विटामिन डी में डेफिशिएंट होती हैं, ये सब हम उनको बेसिक सा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर घंटे, हर 2-2 घंटे में 1-1 चम्मच चीनी या ड्राई ग्लूकोज, क्योंकि कई बार क्या होता है पानी पी के भी वॉमिट हो रही है, तो इसलिए ग्लूकोज। और मैं हमेशा बोलती हूँ खट्टी मीठी गोलियाँ, 4-5 तरह की खट्टी मीठी गोलियाँ आप घर में रख दीजिए, लॉलीपॉप जैसी भी रख सकते हैं, और वो मुंह में डाल के रखने से मुंह का टेस्ट भी बना रहेगा, ग्लूकोज भी मिलता रहेगा, और ओवरऑल महिला को बहुत अच्छा फील होता रहेगा। इन सब के बाद भी अगर वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं होता है टैबलेट से भी, फिर क्या करते हैं? वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोग वॉमिटिंग की दवाइयाँ होती हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अगेन पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, पूरा 2-1 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, कुछ बॉडी में जा ही नहीं रहा है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को कई बार उनको एडमिट करके वेनफ्लॉन या सुई डाल के उनको बॉटल भी चढ़ाना पड़ता है, ग्लूकोज का बॉटल जो हम बोलते हैं, प्लस कभी कभी मल्टीविटामिन इंजेक्शंस और विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। मतलब इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी हम लोग OPD बेस्ड मैनेजमेंट पे पहला डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, उससे नहीं कंट्रोल में आता है तो टैबलेट्स देते हैं, उससे भी नहीं कंट्रोल में आता है तो SOS बेसिस पे जब ज़रूरत पड़े तब हम लोग OPD बेस पे इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे भी नहीं कंट्रोल आता है तो 1-2 दिन एडमिट करके IV फ्लूइड देते हैं। जैसा भी होता है हम लोग ट्राई करते हैं कि 3 महीने का टाइम निकल जाए। मैं आपको एक बात यहाँ बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है ना, पेशेंट्स बहुत फंसी होते हैं, हमने ट्रीटमेंट दिया लेकिन उनको उतना बराबर हुआ ना, तो वो डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं हमारी भाषा में। हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बट इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसा फेज़ है जिसको आपको कैसे भी करके निकालना है। हंस के निकालो, रो के निकालो, खुश होके निकालो, कैसे भी और निकालो। यहीं पे हम जो हाइपरेमेसिस की बात कर रहे थे कि मैंने बोला जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, और ये टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आवर हार्ट। इन्होंने भी मुझे देखा है, और मैंने वो मैं आऊँगा उस टॉपिक को बाद में बात हम वो उस पर बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अब डॉक्टर चेंज करने से ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, क्योंकि ये जो बीटा एससीजी का जो टाइम है वो हमको कैसे भी निकालना है, और छोटा छोटा अपने खाने पीने में चेंज करके हम वो कंट्रोल में कर सकते हैं। इस सब करने के बाद भी अगर वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं आता है तो हम लोग थायराइड हार्मोन एक रिपोर्ट करवाते हैं, हाइपर थायरोटॉक्सिकोसिस करके। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है तो भी उस वॉमिटिंग ज़्यादा होता है, अगर ट्विंस होता है तो भी वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। ये 2 चीज़ें हम लोग रोल आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक हम लोगों को बहुत ज़्यादा पर्सनली हमारे दिल के बहुत पास है, क्योंकि मैडम की दोनों प्रेगनेंसी में बहुत सीवियर हाइपरेमेसिस हुआ था और उनको बॉटल पे ही रखना पड़ता था। तो हमने डॉक्टर्स भी चेंज करके देख लिए, हम दोनों खुद डॉक्टर्स, बाद में डिसाइड किया कि जैसा होना है वैसा उसको सहन करना है। 13-14 वीक्स बाय ग्रेस ऑफ गॉड थिंग्स वर बेटर, और सब में लगभग अच्छा हो जाता है। हर उस महिला को इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी फेज़ है, उस समय आप हिम्मत मत हारिए,
और फैमिली का और हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। सिर्फ अपना हाइड्रेशन आपको बना के रखना पड़े और ग्लूकोज। कई बार वो पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हम कुछ खा पी नहीं रहे, उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। आप बताइए इस बारे में। और कई बार ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैडम पहले 8 वीक्स और 9 वीक्स में पेशेंट मुझे पूछता है कि बच्चे का वज़न कितना है। पहले 8 या 9 वीक्स में मुश्किल से आधा ग्राम 1.5 ग्राम बच्चे का वजन होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को वजन माँ का घटता है क्योंकि वॉमिटिंग हो रही, कुछ खा नहीं रहे तो वजन घटता है। पहले 3 महीने में हम लोग वैसे भी वजन बढ़ने का एक्सपेक्ट नहीं करते, मुश्किल से आधा किलो या 1 किलो वजन बढ़ सकता है। चलो, ये तो हमारी हाइपरएमेसिस की बात हुई, हमने इस बारे में काफ़ी बात कर लिया। अब ये बात करते हैं कि पहले ज़माने में लोग चौथे महीने में आते थे, अभी हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि शुरू में जितना जल्दी हो सकता है आपको गायनेक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा क्यों और कौन सी दवाई चालू करते हैं, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ जी, जैसे हमने बात करी, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बोलूँगी कि जो मैं खुद सोनोग्राफी करती हूँ, अगर कोई भी पेशेंट मेरे पास 4 दिन 5 दिन मिस का होता है तो मैं सीधे उनके सोनोग्राफी, एंड दैट इज़ ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल मतलब जो सोनोग्राफी हम वेजाइना से नीचे से करते हैं। आई टेल यू, इट इज़ अ टोटली पेनलेस प्रोसीजर। इसमें कोई पेन नहीं होता है। पुराने ज़माने में हम हाथ डाल के चेक करते थे, जिसको परवेजाइनल एग्जामिनेशंस बोले जाते थे। आज हम सिर्फ सोनोग्राफी का प्रोब डालते हैं और उसमें कुछ नहीं दिखता है। ऑफकोर्स जिनका पहला बच्चा है, अभी नई शादी है, उनको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एक बार वो करवा लेते हैं तो वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और पहले 3 महीने तक हम नीचे से सोनोग्राफी करते हैं और इसमें बच्चे का हम इंटरवल ग्रोथ असेस करते हैं। तो हमारे लिए सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने शुरू में बात करी कि हमको बच्चा बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कंफर्म करना है, सिंगल है कि मल्टीपल है, एक बच्चा है कि ट्विंस है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज। और ख़ास तौर से जो लोग अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो लोग फॉलिकल मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, जिन्होंने IVF प्रेगनेंसी से, उनमें तो खास ये चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार वो चीज़ कंफर्म हो जाती है, और जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो लोग तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 पे होते ही है, लेकिन विथ इमीडिएट इफेक्ट जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, ये 3 विटामिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे शुरू में हमने बात करी, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होता है, थायराइड TSH, ये बेसिक टेस्ट हम ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि पहले 8 to 10 वीक्स में बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है और इसमें न्यूरो डेवलपमेंट हो रहा है। अगर उस समय बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड करता है उसके थायराइड के कंसंट्रेशन के लिए, अगर माँ हाइपोथायराइड है या माँ में थायराइड की कमी है तो बच्चे में भी वो कम होगा। इसी अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे लिए थायराइड लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि हमको थायराइड की कोई दवा इस पेशेंट में चालू करनी है कि नहीं। हम लोग पहले 3 महीने में कभी कभी जैसे वो एस्पिरिन की दवाई देते हैं जी, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स देते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं सर ये क्यों दे रहे हैं? हाँ जी, उसका आप बताएंगे कुछ? एस्पिरिन क्यों देते हैं हम लोग? एस्पिरिन एक खून पतला करने की दवाई होती है और वो क्या करती है, ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ाती है, यूट्रस में बच्चे का ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टडीज़ इसको प्रूव कर चुकी है कि 7वें 8वें महीने में कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा BP बढ़ने लग जाता है। और ऐसा कुछ नहीं कि 30 साल बाद वाली महिला को ही आएगा, इवन 19, 20, 22 साल की प्रेगनेंसीज, जो मदर्स 22 साल की हैं, उनमें भी ये चीज़ हो सकती है। और 34 वीक्स के पहले अगर किसी भी बच्चे की डिलीवरी करानी पड़े माँ को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा BP बढ़ रहा है, तो बच्चा हमारे हाथ में नहीं आता है। इसलिए वो टाइम को पोस्टपोन करने के लिए अगर ये टैबलेट्स पहले से ली हो तो जो प्लेसेंटा फॉर्म होती है, गुजराती में इसको मैली बोला जाता है, जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन अगर प्रॉपर होगा तो ओवरऑल थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्लड फ्लो बना रहेगा। और अगर BP होना भी है या सूजन होनी भी है तो हम उसको डिले कर पाते हैं जब तक कि बच्चे का लंग मेच्योरिटी, जैसे मैंने बात करी 34 वीक्स में बच्चे का सांस लेने की क्षमता वो डेवलप हो, तब तक हमको वो प्रेगनेंसी खींचना ज़रूरी है। मतलब एस्पिरिन लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स लगभग होते नहीं हैं, और होने वाले पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में वो या तो डिले करता है या फिर प्रिवेंट करता है, या फिर अगर वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमाइज, बहुत कम करता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स, लेडीज़ बहुत फंसी होते हैं, वो ठंडक की टैबलेट्स नहीं रखनी, वो बोलते हैं कि सर इसके लिए कुछ आप गोली दे दें, तो कैप्सूल कब देने चाहिए, क्यों देने चाहिए, और अगर वो नहीं तो गोली क्यों? प्रोजेस्टेरोन जैसे आप बात करें, इट्स अ हार्मोन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रो मीन्स फॉर, जेस्टेरोन मीन्स प्रेगनेंसी, फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए होता है वो, राइट। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है एक हार्मोन होता है। अब जैसे कोई प्रेगनेंसी है जो 35 ईयर्स प्लस है या 40 ईयर्स प्लस है, ट्विन प्रेगनेंसीज है, IVF प्रेगनेंसीज है, तो उनमें तो ये कंपलसरी हार्मोन सपोर्ट, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्लीडिंग चालू हो गया है, तो उन सब चीज़ों में तो प्रोजेस्टेरोन बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है। अब पहले 3 महीने में अभी हमने बात करी कि उल्टी, उबका, नौजिया इतना सारा हो रहा है,
फॉलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट बोल दिया हमने, विटामिन B12 भी बोल दिया, विटामिन डी भी बोल दिया। पेशेंट वैसे ही कुछ खा नहीं पा और रहे हैं, उसके अलावा थायराइड या डायबिटीज की चालू हो तो वो भी और लेनी ब्लड पड़ेगी। प्रेशर भी होता है कितने सारे पेशेंट्स को। तो ये जो रखने की वेजाइनल टैबलेट्स बोलते हैं, इसको हम वेजाइनल टैबलेट्स बोलते हैं। मासिक की जगह, महीने की जगह पे हम इसको रखने का बोलते हैं। इससे उनका खाने का गोली कम हो जाता है और ये डायरेक्ट यूट्रस पे उसका इफेक्ट भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो गोली हम खा रहे हैं वो लीवर के प्रोसेस के थ्रू जाती है, तो उससे उसका ओवरऑल इफेक्ट, बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है। तो जो रखने की गोलियां हैं दे आर फार बेटर। थोड़ी मैसी होती हैं, बट थोड़ा अगर हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से वो मैनेज करा जाए, बट ये उनके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि उनका जो खाने की गोलियों का लोड है वो कम हो जाएगा। चलो, पहले 3 महीने में पेशेंट आया तो हम लोग कितनी बार इंटरवल पे बुलाते हैं? जैसे आज पेशेंट आया तो अगली बार कब बुलाएंगे? 3 महीने में कितना विजिट होना चाहिए उनका? हाँ जी, इसमें है कि आपका नॉर्मल केस है, IVF प्रेगनेंसीज है, ट्विन प्रेगनेंसीज है, या फिर ऐसी प्रेगनेंसीज है जिनमें डायबिटीज़ ऑलरेडी है, या ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, एल्डरली एज है, एनीथिंग लाइक अबाउट 35 और 40। तो ये हमको डिवाइड करता है। इससे सबसे पहली बार जब लेडी हमारे पास आ रही है तो हम लोग उसका एक बहुत अच्छा हिस्ट्री टेकिंग करते हैं कि उसका पहला प्रेगनेंसी है कि आगे के सिजेरियन से, पिछली प्रेगनेंसी के बारे में भी हम सब कुछ पूछते हैं कि बच्चा कैसा हुआ, 9 महीने तक हुआ कि नहीं, कोई अधूरे महीने उनकी डिलीवरी तो नहीं हो गई थी, कोई ब्लीडिंग का एपिसोड था डिलीवरी के समय, ब्लड प्रेशर, सूजन, डायबिटीज, राइट, ये सब हम पूछते हैं। और उस हिसाब से ये प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हम लोग को के माइंड में और फाइल में हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। अब जैसे अगर बिल्कुल ही नॉर्मल प्रेगनेंसी है, यंग पेशेंट, नेचुरली कंसीव्ड, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, वो हमारे पास आई, मैंने सोनोग्राफी करी, हमको अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन दिखा, और तो हम लोग उनको 10 to 15 डेज में बुलाते हैं। एवरी टाइम हमारी प्रेफरेंस रहती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। 15 डेज में उनको बुलाते हैं, क्योंकि बच्चे का इंटरवल ग्रोथ, फीटस का हमको मॉनिटर करना होता है, और हमारे सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स होते हैं, जेस्टेशनल सैक हुआ, यॉक सैक हुआ, फीटल पोल हुआ, फीटल कार्डिक एक्टिविटी हुई, तो ये सब हम लोग मॉनिटर करते हैं। एंड हम लोग ये मासिक की तारीख को लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट जैसे ही आए, मैडम कितने हफ्ते हुए, मैडम कितने हफ्ते हुए, बच्चे का धबकारा आ गया कि नहीं आ गया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन हमारे लिए मासिक की तारीख इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे आज मैंने अगर चेक करा है और आज जो उसका सोनोग्राफी पे फाइंडिंग है, और 10 दिन के बाद जब मैं बुला रही हूँ, तो उसमें जो आगे फाइंडिंग में कितना ग्रोथ हुआ है, वो इंटरवल ग्रोथ, दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। पिछली बार से इस बार में अगर फीटस में ग्रोथ हुई है तो हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है ये। हम लोग मासिक की तारीख के ऊपर नहीं जाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत सारे पेशेंट ऐसा मेरे को पूछते हैं, सर बच्चे का हार्ट बीट कब आता है? यस, हार्ट बीट जैसे अभी हम बात ही करें, 6 वीक्स में भी आ सकता है, 7 वीक्स तक भी आता है, और 8 वीक्स तक मैक्सिमम हम वेट करते हैं। क्योंकि क्या है, कई बार प्रेगनेंसी लेट से कंसीव होती है, जिनकी शॉर्ट साइकिल्स है उनमें जल्दी आ सकता है, बट इतना हम नहीं जाते। इंटरवल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले GS, देन अगले इंटरवल ग्रोथ पे YS और फीटल पोल हमारे लैंडमार्क्स होते हैं, दीज आर सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स, एंड देन वी लुक फॉर फीटल कार्डियक एक्टिविटी। यूजुअली 6 वीक्स पे हार्ट बीट आ जाना चाहिए, राइट। 7 वीक्स तक वेट करते हैं, अगर नहीं आता है तो पेशेंट को पूरा प्रोग्नोसिस समझाते हैं कि प्रेगनेंसी का विकास शायद अच्छा नहीं होगा, और वो फाइल पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों को आइडिया आए। ऐसा बोलते हैं कि 80% पेशेंट्स में अगर वो फीटल हार्ट रेट 6 वीक्स पे आ जाता है तो वो प्रेगनेंसी फुल टर्म तक जाती है, और 90% पेशेंट में अगर 12 वीक्स कंप्लीट होता है तो वो प्रेगनेंसी फुल टर्म तक जाती है। कल मेरे पास पेशेंट आया, पहले 3 महीने में उसको ब्लीडिंग हो रही थी, फ़ोन करके आया, ब्लीडिंग हो रही थी, तो क्या वो एबॉर्शन हो जाएगा? पेशेंट बहुत घबराई हुई थी, मेरे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि तुरंत हम उनको बुला लेते हैं और हम लोग उनसे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि भाई कैसे उनका ब्लीडिंग चालू हुआ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्लीडिंग, उन्होंने कोई हैवी वर्क कर लिया था, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, या फिर कोई फॉल की हिस्ट्री कि कहीं वो गिर गए हैं, बाथरूम में फिसल गए, तो ये सब हमको जानना ज़रूरी है। अगेन ये सब कुछ नहीं है, सबसे पहले हमको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करना पड़ेगी, ये चेक करने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि ब्लीडिंग में निकल गई, क्योंकि पेशेंट को कई बार नहीं पता होता है कितना ब्लीडिंग हुआ है, क्योंकि वो टॉयलेट में गए, कुछ गुट्ठा सा निकल गया, बल्क सा प्रोडक्ट्स निकल गए, उनको पता ही नहीं कि अंदर क्या, तो हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि अंदर प्रेगनेंसी है। और जो लास्ट टाइम हमारा जो सोनोग्राफी पे डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उस हिसाब से सपोज अगर पहले कार्डिक एक्टिविटी आई हुई है और आज ब्लीडिंग के साथ कार्डिक एक्टिविटी डिसअपियर हो गई है, तो वो मतलब प्रेगनेंसी हमारी बिगड़ गई है। और अगर
कार्डियक एक्टिविटी है और बच्चा ग्रो कर रहा है तो इमीडिएटली हमने अभी प्रोजेस्टेरॉन की बात करी, हम उनको समझाते हैं कि ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन होने का चांस है, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलते हैं। और इमीडिएटली हम उनको सारा सब समझाते हैं कि हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस के फॉर्म में भी है, वेजाइनल टैबलेट्स भी है, खाने की गोलियाँ भी होती है, कंप्लीट आराम समझाते हैं ताकि उनका जो टेम्प्रेरी ब्लीडिंग का फेस है वो रुके। कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो वो हम चेक करते हैं। पेशेंट का हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है इस समय। मतलब सारी प्रेगनेंसीज जिनको ब्लीडिंग होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एबॉर्शन हो जाए। लगभग 30% प्रेगनेंसीज में ही एबॉर्शन होता है, बाकी 60 to 70% प्रेगनेंसीज में वो प्रेगनेंसी हम लोग खींच सकते हैं सोनोग्राफी करके और विद प्रॉपर रेस्ट और प्रोजेस्टेरॉन, एंटीबायोटिक्स और एचसीजी इंजेक्शन से एक हम और लोग। बात मैं यहाँ ऐड करूँगी कि एक हमारे मेडिकल लैंग्वेज है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। कई बार 6-7 वीक्स के आसपास जो अच्छे से प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो रही है तो कुछ स्पॉटिंग और थोड़ा दाग होना इज़ नॉर्मल। लेकिन ऑफकोर्स अगर एज ए पेशेंट, एज ए लेडी, अगर आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग है, भले ही आपने कल चेकअप कराया है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और कंसल्ट करना है इसके पहले कि वो बढ़ जाए। शुरू के 3 महीने में कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, यस, कब्जियत होता है, क्यों होता है? तो Yes. क्या करेंगे उसके लिए? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका मेजर कारण जैसे अभी हमने डिस्कस करा है कि घबराहट हो रही है, उल्टी हो रही है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है। और जब खाया पिया नहीं जा रहा है तो फाइबर नहीं है, वाटर इंटेक भी कम है, ओवरऑल फूड का इंटेक भी कम है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन है। अगर हम इतना सारा प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी इज़ लाइक पी फॉर प्रेगनेंसी एंड पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सपोर्ट से ही प्रेगनेंसी चलता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही एक साइड इफेक्ट होता है जो ओवरऑल गट मोटिलिटी, हमारी जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है उसको स्लो डाउन कर देता है और इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थ्रू आउट प्रेगनेंसी बनी रहती है। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी के पहले से जैसे कब्जियत जो हम हिंदी में बोलते हैं वो रहता है तो उनको ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिन लोगों को पहले से नॉर्मल रहता है तो वो मैनेज कर पाते हैं। और पहले 3 महीने में सबसे ज़्यादा रहता है और लास्ट 3 मंथ्स में भी सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि उस समय डाइट और ये हम उतना अप्रोप्रिएट ले नहीं पाते हैं। और साथ में अगर ये हो रहा है तो हम लोग सिरप्स आते हैं जो देते हैं और फाइबर जो भी पॉसिबल तरीके से फाइबर और वाटर का इंटेक बढ़ाना है वो हम उनको गाइड करते हैं। खाने का तो आपने बता दिया क्या खाना है, कैसे खाना है। नॉर्मल एक सिंपल रूल है, जैसे बोला स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जो अच्छा हो वो खाना है। बट इसमें मैं कुछ 2-3 बातें ऐड करूँगी कि क्या होता है ना, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है हम लाइक कि हमको बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना है और सभी लोग घर में स्प्राउट्स बना रहे हैं जो हमने आज तक नहीं करा, बट अभी प्रेगनेंसी हो गई है और खूब सारे स्प्राउट्स बना रहे हैं और अच्छा रोटी है या पराठा है। बट मैं आपको कह दूँ पहले 3 महीने में वो कुछ भी नहीं खा पाएगी क्योंकि है ना उसको घबराहट हो रही है और इसीलिए सिंपल चीज़ छोटे छोटे से जैसे दाल चावल है, दही है, लस्सी है, छाछ है, सिंपल इजीली डाइजेस्टिबल। और सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट का होता है कि मैडम मैं कुछ बाहर का खा सकती हूँ कि नहीं। और ड्राई फ्रूट्स खाने का बहुत हाँ, पूछते हैं मेरे को, ड्राई फ्रूट्स कौन से खा सकते हैं, कितने खा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 4th मंथ से एडवाइस करते हैं, ये सब लेकिन चीज़ें पचती ही नहीं हैं। और बाहर का खाने का स्ट्रिक्ट नो है और बाहर का पानी स्ट्रिक्ट नो है क्योंकि हमको पता नहीं है वो कैसा है। क्योंकि किसी भी तरह से अगर लूज मोशंस, अगर बहुत हैवी लूज मोशंस हो जाते हैं उससे जॉन्डिस और टाइफाइड का भी खतरा होता है। तो अगर वो हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी को काफ़ी हद तक हमको हार्म कर सकता है। फिर प्रेगनेंसी में हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ भी नहीं दे सकते हैं अगर एक लंबा पेट का इन्फेक्शन हो जाए। तो घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाइए, पोहा है, उपमा है, दाल चावल है, खिचड़ी है, लस्सी है, दही है। लेकिन ये कच्चे सलाद, बिना उबाला हुआ दूध और बहुत ज़्यादा नॉनवेज, बहुत ज़्यादा तली हुई समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये कुछ भी आपको पचेगा ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी करेगा और ये पौष्टिक भी नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, डॉक्टर थी, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, उसको एक एक्सरे एक्सपोजर था, उसको पता नहीं था प्रेगनेंसी है। उसको चोट लग गई थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने एक एक्सरे करवाया जी। हमने उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया, निकाल दिया। क्यों निकाला और ऐसे भी केस में क्या कर सकते हैं? एक्सरे से क्या नुकसान होता है प्रेगनेंसी में? एक्सरे इज़ काइंड ऑफ अ रेडिएशन एक्सपोजर। अब रेडिएशन एक्सपोजर प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है, इसलिए अगर प्रेगनेंसी में कोई कारण से अगर एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ होते हैं, तो हमको वो लेड एप्रन्स आते हैं जो हम जिससे पेट के पूरे भाग को कवर करते हैं अगर हमको लेना भी पड़े तो। और प्रेफरेबली अगर और कुछ पॉसिबल है तो MRIs पे हम जाते हैं, सोनोग्राफीज़ पे जाते हैं, CT स्कैन और एक्सरे हम स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि एजुकेटेड पेशेंट है, डॉक्टर है, रेडिएशन एक्सपोजर है, तो वो थ्रू आउट उनको माइंड में वो वहम भी रहता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स अगर मिस हो रहे हैं तो आप चेक करिए कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं। और एक और पॉइंट, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स हैं उनको भी पेशेंट की जो LMP डेट है
वो पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि वो एक्सरे करा सकते हैं कि नहीं, वो कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है कि नहीं जो वो ले सकते हैं कि नहीं। एक्सरे को टेरेटोजेनिक बोलते हैं मेडिकल भाषा में। टेरेटोजेनिक का मतलब है कि वो उस चीज़ के एक्सपोजर से बच्चे में कोड़ खापड़ आ सकती है, उसके लंग्स, ब्रेन, किडनी, कोई भी अंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी एक्सरे एक्सपोजर और डॉक्यूमेंटेड एक्सरे एक्सपोजर हो तो हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में स्पेशली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का एडवाइस करते हैं। अगर 3 मंथ्स के बाद पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग वेट करते हैं 24 वीक्स का स्कैन के ऊपर और पेशेंट को समझाते हैं कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चे में कोई कोड़ खापड़ आ सके। यूजुअली एक्सरे एक्सपोजर को हम लोग एडवाइस नहीं करते। अच्छा, पहले 3 महीने में कौन से इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं जो पेशेंट को करवाने चाहिए? सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो करवाने चाहिए। एक आपने थायराइड का बोला था। हाँ जी, हाँ जी। और तो आप थैलेसीमिया। थैलेसीमिया टेस्ट। ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलेसीमिया और थायराइड, क्योंकि वो बाकी टेस्ट तो हम लोग कभी भी करवा सकते हैं। थायराइड का जैसे सपना ने बोला कि अगर माँ में थायराइड की कमी है तो बच्चे में भी थायराइड की कमी होगी, और पहले 3 महीने के अंदर बच्चे का जो ब्रेन है उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। तो पहले जैसे ही फर्स्ट कांटेक्ट हो पेशेंट का हमसे, तुरंत आप थायराइड का टेस्ट करवा लें। और थैलेसीमिया का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ को अगर थैलेसीमिया माइनर या मेजर आता है तो वो प्रेगनेंसी हमको निकालनी पड़े, और अगर माइनर आता है तो उसका पार्टनर का टेस्ट कराना पड़े। पार्टनर का अगर पॉजिटिव माइनर आता है तो देर इज़ ए चांस के बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने के 25% चांस रहते हैं। तो वो हमको CVS करके 12 वीक्स पे टेस्ट आता है। लेकिन थैलेसीमिया का टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। थैलेसीमिया के साथ इसमें हम सिकल सेल एनीमिया को भी रूल आउट कर पाते हैं। हाँ, कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ गुजरात के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ सिकल सेल के पेशेंट्स होते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इन्हीं सब टेस्ट के साथ अपने नॉर्मल जो रूटीन प्रेगनेंसी में टेस्ट हैं, CBC, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, HIV, HbA1c, वो सब करवा लेते हैं। रूटीन प्रेगनेंसी टेस्ट तो हम 8 वीक्स 10 वीक्स में कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा TSH थायराइड टेस्ट होता है, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ पुराने ओल्ड लेडीज़ बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का एक्सपोजर ख़राब होता है, ऐसा कुछ पहले होता है? ज़माने में सोनोग्राफी नहीं था, बट सोनोग्राफी में अगर कई बार आपने हमको देखा भी होगा ना, तो हम सोनोग्राफी वी डू ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, मतलब हम लोग मिनट भी नहीं जाते, हम लोग 10 सेकंड 5 सेकंड। और कई बार पेशेंट इंसिस्ट करते हैं कि हमको बताइए, तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर फर्दर होता है। नहीं तो हमारे लिए तो 5-10 सेकंड्स में हमको जो बेसिक देखना और हम प्रोब को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सोनोग्राफी इज़ कम्प्लीटली सेफ़। और ये जो छोटे छोटे हम जो चेकअप्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग हाथ डाल के चेक करते थे, उसमें हमको नहीं पता है कि बच्चे का हार्ट बीट आया है कि नहीं। और चौथे 5वें महीने के बाद ही हम बच्चे की कान से सुनते थे, जो पुराने ज़माने में करा जाता था। शुरू के 3 महीने में तो हमको यही पता नहीं होता था कि बच्चे का हार्ट बीट आया है कि नहीं, बट आज सोनोग्राफी के ज़माने में ये पॉसिबल हो पाया है। तो हम लोगों को अच्छे से पता भी पड़ता है, बच्चे की हार्ट बीट सुन भी पाते हैं, पेशेंट को भी सुना पाते हैं। और सोनोग्राफी कम्प्लीटली सेफ़ है। केवल जो हमारी जो 24 वीक्स 20 to 24 वीक्स जो हमारी अनोमली स्कैन या 3D 4D स्कैन के नाम से जानी जाती है, वो सोनोग्राफी हमारी लंबी होती है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में होती है। बाकी नॉर्मली हम जो सोनोग्राफी कर रहे हैं वो फ्यू सेकेंड्स के लिए कर लें और टोटली हार्मलेस है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि 3 महीने हमारे अच्छे से निकल गए, पूरा हो गया, तो फिर हम लोग एक बड़ी सोनोग्राफी करवाते हैं, उसको हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं। वो एंटी स्कैन में हमको क्या फ़ायदा होता है, उससे हमको क्या जानकारी मिलती है? और अगर प्रेगनेंसी में ऐसा बोलते हैं कि अगर एक ही सोनोग्राफी करवाना है तो हम लोग एंटी स्कैन करवाएंगे, ऐसा क्यों? जी, अभी सोनोग्राफी के लिए हमने कहा कि कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि मैडम ये सोनोग्राफी आप बार बार क्यों कर रहे हैं, लेकिन 12 वीक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। 12 to 13 वीक्स पे, जैसे इन्होंने कहा, इसको एंटी स्कैन बोलते हैं और इसको न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन बोला जाता है। और यहाँ पे हमारे अगेन सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स होते हैं जो हम इसमें चेक करते हैं, और ये टाइमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको नॉर्मली जो 11 वीक्स से 13 वीक्स के बीच में कराया जाता है, और वो टाइमिंग के हिसाब से बच्चे की नेज़ल बोन है कि नहीं, बच्चे की स्पाइन है, और ख़ास तौर से गर्दन के आसपास की जो एंटी स्कैन के नाम से हम बोल रहे हैं न्यूकल थिकनेस, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सब मार्कर्स है अनोमलीज के, कि बच्चे में कोई खराबी है कि नहीं, उसके ये मार्कर्स होते हैं। और आज के ज़माने में जो सोनोग्राफी हो रही है वो इतनी बेस्ट हो गई है कि हम लोग 90 to 95% चीज़ें कवर कर लेते हैं। कि केवल कुछ ही अंग होते हैं बच्चे के जो बाद में डेवलप होते हैं, जैसे किडनी है, ब्लैडर है, हार्ट है, जो हम लेटर 24 वीक्स में करते हैं। इसलिए ये एंटी स्कैन कंपलसरी है। ये टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है एक दूसरा टेस्ट जिसको हम डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं।
डुअल टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। नाउ इट इज़ अ ब्लड टेस्ट। सबसे पहले हम सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि बच्चे का सोनोग्राफिकली स्ट्रक्चर सब ठीक है कि नहीं, लेकिन बच्चे में ओवरऑल डाउन सिंड्रोम का रिस्क है कि नहीं। डाउन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं जो आप देखेंगे तो टोटली नॉर्मल है, लेकिन उनका डिलीवरी ओवरऑल के टाइम पे नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके ग्रोथ लैंडमार्क्स और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले होते हैं। 1 डेढ़ 2 साल का जब बच्चा होता है तब पता चलता है कि बच्चा थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है और बाकी सब प्रॉब्लम्स हैं, और उनका ओवरऑल लाइफ में प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है। इसलिए एज ए डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, हम लोगों का ये एम होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा बाहर नहीं आए। तो उसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपना ने बोला, डबल मार्कर ब्लड टेस्ट है, उससे हमको डायग्नोसिस होता है, और लगभग एवरी पेशेंट, हर एक लेडी को ये टेस्ट करवाना जी। हमारी चाहिए। प्रैक्टिस में हम अपने सारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं एंटी स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट ये कंपलसरी करवाना ही चाहिए। एंड दीज आर एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ही होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन में एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना। अच्छा, एंटी स्कैन में 2-3 चीज़ें और होती हैं, जैसे वो यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस होता है, लोगों को शायद पता नहीं चले, लेकिन Yes. हम लोग जो एडवांस जगह पे एंटी स्कैन के लिए भेजते हैं, जो फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, Right. वो यूट्राइन आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई मिलती है उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके हमको बताते हैं, और वो सॉफ्टवेयर में हमको आगे 7वें-8वें महीने पे ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है कि नहीं, बच्चे का आजू बाजू Yes. खून कम मिलने वाला है, फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होने वाला है कि नहीं, वो पता चलता है। उससे हमारे ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट में, पेशेंट के प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपने बोला यूट्राइन आर्टरी क्या होती है, वो आर्टरी है जो बच्चेदानी को सप्लाई कर रही है। इसलिए अगर बच्चेदानी का ब्लड सप्लाई अच्छा होगा तो प्रेगनेंसी एंड तक खींचेगी, और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस जैसे बच्चे का ग्रोथ कम होना, बच्चे का पानी कम हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब इसका एक मेजर कारण है। इसलिए हम एंटी स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट से इस लेवल पे काफ़ी हद तक इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसका अर्ली ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मेरे को पेशेंट बोलते हैं कि सर आप एंटी स्कैन क्यों नहीं करते, मैडम क्यों नहीं करते, इसका जवाब दो। ऐसा एज ए एक्सपीरियंस, इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमको भी एंटी स्कैन करना आता है, बट इसके लिए क्या एक सर्टिफाइड कोर्स की ज़रूरत है, एक सर्टिफाइड डिग्री की ज़रूरत है। वो अभी हमने अटेंड नहीं करी। मे बी आने वाले सालों में अगर हम वो डिग्री ले लेंगे तो हम भी उसको अपनी रिपोर्ट्स दे पाएंगे। उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग भेजते हैं, वो उनका काम उनको करने देना चाहिए, हम लोग अपना काम करेंगे ओवरऑल। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे पहले 3 महीने के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स और अगले 3 महीने के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते।